बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आप देख रहे हैं मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, आज एक ऐसे मुहावरे का इस्तेमाल करने जा रही हूं जो ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन वो आपने कुछ और उससे रिलेटेड मुहावरे ज़रूर सुने होंगे। जैसी संगत वैसी रंगत, यानी कि जैसी आपकी कंपनी होगी उसी रंग में आप ढलेंगे। देन इसी की तरह साथ साथ अक्सर लोग कहते हैं अंग्रेज़ी में, यू आर जज बाय द कंपनी यू कीप। बिल्कुल सही, कि जिस कंपनी में आप उठते बैठते हैं उसी हिसाब से आपको जज किया जाता है। और फिर खरबूजे को देख कर खरबूजे को देख के रंग बदलता है, ये भी एक मुहावरा है। बेसिकली एक ही कॉन्टेक्स्ट में सेम बात मुख्तलिफ अंदाज में कही जा रही है। अब इसका मतलब क्या है? बचपन से छोटे से थे तो अम्मा अब्बा हमेशा एक ही बात कहते थे, घर के बड़े एक ही बात कहते थे कि भाई कंपनी देख के अपनी रखो, यानी कि सोच समझ के अपने फ्रेंड्स को बनाओ। और जब हम गलत कंपनी में या ऐसे लोगों में उठ बैठ रहे होते थे जो फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा नॉटी होते थे या मसले खड़े करते थे, लड़कों में अक्सर ऐसा होता था कि जो लड़के बहुत फड्डे लड़ाइयों में पड़ते थे, उन बच्चों से घर वाले जो हैं मना करते थे कि इनके साथ उठना बैठना नहीं है, इनके साथ नहीं खेलना, ये कंपनी ठीक नहीं है। अब एक बात तो अंडरस्टूड है कि इंसान की जैसी भी तरबियत होती है, जैसी भी अपब्रिंगिंग होती है, इंसान उसी तरीके से बिहेव करता है, उसी तरीके से रिएक्ट करता है। लेकिन पीयर प्रेशर या जो आपके इर्द गिर्द चीज़ें या जो माहौल होता है उससे भी आप बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। और यंगर ईयर्स में तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, व्यूअर्स के हार्मोन्स और एक्साइटमेंट, मतलब 10-12 साल की उम्र के बाद इंसान घर वालों के इन्फ्लुएंस से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, अपनी कंपनी के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। तो मुझे याद है कि एक ज़माने में मैंने मेरी कुछ फ्रेंड्स थी जो बहुत ज़्यादा जो है ना माँ बाप को बताए बगैर घर से निकल जाना, अगर उनको कहा है कि 6 बजे वापस आना है तो रात के 7:30-8 बजे घर आ रहे हैं, डांटे पिट रही हैं कॉन्स्टेंटली, माँ बाप के काबू में, मतलब काबू क्या, माँ बाप की बात ही नहीं मानती, इस किस्म की कुछ मेरी एक ग्रुप था फ्रेंड्स का। तो मैंने अपनी अम्मी को कहा, मैंने कहा मम्मा आपको किस चीज़ की टेंशन है? तो शी जस्ट टर्न टू मी एंड सेड समथिंग जो मुझे सारी ज़िंदगी के लिए मेरे दिमाग में रजिस्टर हो गई कि बद से बदनाम बुरा। यानी कि अगर आप गलत काम नहीं भी कर रहे लेकिन आप ऐसे लोगों में उठ बैठ रहे हैं जो गलत काम कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, अगर कोई एक इंसान फ्रॉड करता है या कोई बहुत बड़ी पैसों की एम्बेजलमेंट करता है तो पुलिस और जो इंक्वायरी वाले लोग होते हैं वो सिर्फ उस इंसान के पीछे नहीं जाते, उसकी फैमिली के ऊपर भी सवाल उठता है, उसकी फैमिली को भी इंटरोगेट किया जाता है और करीबी दोस्तों को भी पकड़ा जाता है कि भाई वो बंदा कहाँ है या क्या है स्टोरी या ये सारा मामला क्या हुआ। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके इर्द गिर्द के लोग आपको अच्छा खासा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर आप कानूनी तौर पे भी देखें तो जब कोई इंसान किसी भी केस में फंसता है या उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम आता है तो इर्द गिर्द के लोग ज़रूर पकड़े जाते हैं। बेस्ट फ्रेंड्स या करीबी लोग जिनके साथ उठना बैठना रेगुलर होता है उनसे हमेशा सवाल किया जाता है। इसी तरह मेरी 1-2 दफ़ा बात हुई FIA से रिलेटेड लोगों से, ये जो साइबर क्राइम के मसाइल होते हैं, साइबर क्राइम में भी जो बंदा साइबर क्राइम में इन्वॉल्व होता है या किसी के साथ कोई ऐसी गलत चीज़ करता है तो सिर्फ उसको नहीं, उसके पूरे ख़ानदान को उठाया जाता है और उसके इर्द गिर्द की कंपनी से भी सवाल किया जाता है कि भाई ये क्या स्टोरी है और क्या आपकी नॉलेज में ये बात थी, जिसको हम अकम्प्लिस भी कहते हैं कि मेन तो एक क्रिमिनल हो गया ना, उसके साथ सपोर्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो अकम्प्लिसेस होते हैं। सो जब कानूनी तौर पे भी ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक है और एक पर्सनल लेवल पे भी ये प्रॉब्लमेटिक है तो सोच समझ के डिसाइड करना कि किन लोगों में आपने उठना बैठना, ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। और बाय द वे ये सिर्फ बचपन का इशू नहीं होता, आगे जाके भी जब हम एक सर्टेन एज ग्रुप में होते हैं। अब मेरी एक दोस्त है, वो कनाडा में रहती है तो वो वहीं की, बट शी इज़ मुस्लिम, हिजाब करती है, अरबिक है, अरबी है। तो एक ज़माने में मुझे याद है कि हम सब फ्रेंड्स बैठे हुए बात कर रहे थे, तो आपको पता है कनाडा में ड्रिंकिंग और ये सारी चीज़ें बड़ी एक नॉर्मल चीज़ कंसिडर की जाती है। तो उसकी जो फ्रेंड्स थी वो कुछ ऐसी थी जिनके साथ वो मतलब आउटिंग्स पे भी जाती थी और वो सारे ड्रिंक वगैरह करते थे। तो एक दिन हम कहीं बैठे हुए थे तो किसी ने कहा तुम्हारी वो दोस्त हिजाब पहनती है और ड्रिंक करती है। मैंने कहा इम्पॉसिबल बात है, हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा उसके ग्रुप को देखो। अच्छा, उन्होंने मुझे कुछ तस्वीरें भी दिखाई। खैर मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये कुछ बात हुई है तुम्हारे बारे में। कहती है मैं इसीलिए तस्वीरें नहीं खिंचवाती हूँ, मैं इसीलिए इन चीज़ों में नहीं पढ़ती क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह पता है कि जुगन मैं कोई इस किस्म का उल्टा काम नहीं करती, मैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं तो ऐसी इन्वायरमेंट को भी अवॉइड करती हूँ। तो मैंने कहा हाँ, लेकिन तुम ये देखो ना
कि जिन दोस्तों के साथ उठ बैठ रही हो उनके साथ तुम्हारी नॉर्मल तस्वीरें लगती हैं जब इस तरह के काम नहीं हो रहे होते, लेकिन जब वही वाली आपकी फ्रेंड्स जो हैं वो दूसरी तस्वीरें लगाती हैं पार्टी करने की, तो लोग यही सोचते हैं कि आप भी यकीनन उनके साथ होगे। उस वक्त उसने कहा हाँ यार तुम बात तो सही कह रही हो, और वही वाली बात हुई कि यू आर जज बाय द कंपनी यू कीप। तो व्यूअर्स, अगर कोई इंसान फॉर एग्जांपल बुली नहीं भी कर रहा लेकिन उन लोगों से उसकी दोस्ती है जो दूसरों को बुली करते हैं, तो उसका भी नाम इसी तरह से अटैच हो जाएगा बुलिंग के साथ। व्यूअर्स, कोई भी चीज़ हम जिंदगी में करें, देखिए दोस्ती उन लोगों के साथ रखनी चाहिए जिनसे आपकी सोच मिले, जिनके साथ आपकी मेंटालिटी मिले, जिनके साथ आप उठे बैठे, जिनको आप अपने घर भी लेके आ सकते हैं, अपनी फैमिली में भी उनकी मुलाकात करा सकते हैं। अब व्यूअर्स, मैं एक ऐसी फील्ड में काम करती हूँ, हर किस्म के लोग हैं, बट डिफरेंट किस्म की गुफ्तगुएं होती है। मुझे याद है उस दिन मैं किसी के साथ बैठी हुई थी और हमारी बातचीत हो रही थी, मीडिया के कुछ फ्रेंड्स थे, तो वो आगे से मैंने कहा कि हाँ जी अकाउंटेंट, टैक्सेस, ये वो। उन्होंने कहा तुम क्यों टैक्सेस देती हो? मैंने कहा क्या मतलब टैक्सेस क्यों देती हूँ? टैक्स देना हर इंसान का, हर सिटीज़न का फ़र्ज़ है, और आप अगर पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में रहते हैं तो एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न आप पे जो टैक्सेस लगते हैं, एक तो एट सोर्स करते हैं, उसके अलावा आपने टैक्स फाइल भी करने होते हैं। ना हम इन कामों में नहीं पड़ते। तो मैं फिर ऐसे लोगों को भी व्यूअर्स अवॉइड करती हूँ कि मैं क्यों अपने आप को ऐसी कंपनी में डालूं जहां मुझे पता है कि एक ऐसा काम हो रहा है जो बहुत गलत है। जो अपने मुल्क से ही लॉयल नहीं है लोग, उन्होंने मुझे क्या लॉयल्टी दिखानी है। सो व्यूअर्स, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, खुद भी जब दोस्तियां करें, फ्रेंडशिप्स करें, अच्छा बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम दोस्ती ऐसे लोगों से कर ले होते हैं जो बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं या मसाइल उनकी ज़िंदगी में बहुत होते हैं, और हमें ये लगता है वो जो एक सेवियर सिंड्रोम हो जाता है इंसान को, कभी हम इसको बचा लेंगे, हम इसको एक बेहतर इंसान बना देंगे, इसको बेहतर चीज़ों की तरफ माइल करेंगे। उल्टा ये होता है कि आपकी रेपुटेशन भी ख़राब हो जाती है, और अगले ने, देखिए इंसान को आप एक दफ़ा कह सकते हैं कि जी फ़लाँ काम ना करें, आपके हक़ में बेहतर है, थोड़ा गाइड कर सकते हैं, अपने एटीट्यूड और रवैये को पॉजिटिव रख सकते हैं, लेकिन अगर एक इंसान बाज ही नहीं आ रहा पुट्ठे कामों से, तो फिर उस कंपनी में रहने से बेहतर है कि इंसान किराना कशी कर ले, क्योंकि वो फिर मसला सिर्फ इस हद तक नहीं रहेगा कि अगले ने आपकी बात नहीं सुनी और उन्होंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, वो नुकसान फिर आपको भी पहुंचता है। और ये चीज़ें हम इस उम्र पे, इस स्टेज पे आके सीखते हैं। बचपन में हम बहुत सी मिस्टेक्स कर चुके होते हैं। अब जो अक्लमंद माँ बाप होते हैं वो अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ इतनी दोस्ती का ताल्लुक़ रखते हैं कि जब वो अपने बच्चों को कहों कि बेटा ज़रा एहतियात से, ज़रा मोहतात होकर फ़लाँ के साथ चलना, तो वो चीज़ जो है ना वो बड़ी, मतलब एक जो सेंसिबल बच्चे होते हैं वो मान जाते हैं। लेकिन बहुत से यंग लोग जो हैं फिर गलत कामों में पड़ जाते हैं। एंड सच्ची बात है व्यूअर्स, किसी ना किसी स्टेज पे इंसान फिर किसी गलत काम में मुलविस हो ही जाता है। जैसे कि मेरा बेटा हमजा जब छोटा था, मुझे आज भी याद है, मेरे पास आया और मुझे कहता है मामा मेरे सारे फ्रेंड्स जो है ना वो मुझे कहते हैं कि मैं अभी वेप पीऊँ। मैंने कहा क्यों? एक्सक्यूज़ मी। तो कहते हैं मामा सारे ही पीते हैं स्कूल में फ़लाँ जगह पे छुप के। मैंने कहा बेटे, एक तो आपको ये पुट्ठे काम करने नहीं चाहिए, और अगर आप ये कर रहे हैं तो आप फ़ौरन से पहले इसकी कंप्लेंट करें, स्कूल वालों को बताएं, और अगर ये भी नहीं करना तो कम से कम किनारा कशी कर लो। उसने किनारा कशी कर ली, और कोई 4 दिन बाद कोई 8 लड़के पकड़े गए, जिनमें से 4 सस्पेंड हुए और 4 जो है उनको एक्सपेल कर दिया गया। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जुगान? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज के टॉपिक के बारे में आप क्या कहेंगे? आज के टॉपिक के बारे में मैं ये कहूँगी कि बीइंग पेरेंट ये हमारी बहुत बड़ी परेशानी होती है। जैसे अब बच्चे टीन एज में आ रहे हैं तो उनकी कंपनी में ये कहूँगी समझाने के अलावा जो है ना, आप थोड़ा सा ख़ुद भी चेक एंड बैलेंस रखें उनके ऊपर। ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल उनको छोड़ दें, और जैसे कि कहा गया है अ मैन इज़ नन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो मेरा ख्याल में आपको साथ साथ चेक एंड बैलेंस रखने की भी ज़रूरत है। समझाएं ज़रूर, लेकिन ख़ुद भी आप जो है ना वो चेक करते रहें, उनके घर पे इनवाइट कर लें उनके फ्रेंड्स को, आपको पता चल जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि जब मेरा बेटा कभी भी ऐसी कंपनी में उठ बैठ रहा होता था जहाँ मुझे घबराहट होती थी ना, तो मैं क्या करती थी, मैं कहती थी बेटा घर बुला लो। बिल्कुल, बेटा घर बुला लो, घर बुला, या हमारी गाड़ी ड्राइवर के साथ बेटा आप दोनों चले जाना। ऐसी चीज़ें फिर मैं करती थी। मेरे बेटे के 1-2 दोस्तों ने 16 साल की उम्र पे गाड़ी चलानी शुरू कर दी। सही। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं बहुत अपसेट भी हुई, और मैंने फिर फ़ोन करके उनके पेरेंट्स को एक दफ़ा कहा ज़रूर। मैंने कहा देखे
बच्चे अरेस्ट हो जाएंगे। और इस उम्र पे अगर बच्चों के ऊपर ये चीज़ उनके रिकॉर्ड में आ जाती है कि वो जेल गए थे इस किस्म की चीज़ के लिए, तो सारी ज़िंदगी के लिए आसान बन जाएगा। कल को किसी वीज़े के लिए भी अप्लाई करना होगा, पुलिस रिपोर्ट मांगेंगे, मसला बनेगा बच्चे के लिए। तो एक मेरी सहेली मान गई, उसने अपने बेटा का रोक दिया। उसने कहा ठीक है, जब उसका बनेगा लर्नर परमिट तो फिर किसी बड़े के साथ बैठ के करेगा, लाइसेंस होगा तो तब करेंगे। लेकिन 2 सहेलियों ने नहीं सुना। उनमें से एक बच्ची का बेटा, एक सहेली का बेटा पकड़ा भी गया जी। और बड़ा इशू भी बना। सो द पॉइंट इज, आप यही कर सकते हैं ना कि फिर, क्योंकि एक एज आती है बच्चों की जहाँ पे आप डायरेक्ट मना करते भी हैं तो वो बात नहीं सुनते, आपको फिर उनको घेर के लेके चलना पड़ता है साथ। ऐसे ही है। तो मैंने यही किया। मैं कहती थी उनको बुला लो बेटा। देखिए बच्चे बुरे नहीं होते, उनकी हरकतें उठपटांग आप उनके साथ फ्रेंडली रहें कि वो घर आके हर बात शेयर करें ना, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ और होती है। भाई यही वाली बात है कि उसके फ्रेंड्स जब मुझे बताता था कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है, अब नॉर्मल है। वेप आपको पता है बड़े आराम से बच्चों को मिल जाता है। एक ज़माने में बच्चे सिगरेटें चोरी करके ट्राई करते थे। ये सारी चीज़ें व्यूअर्स नॉर्मल है। और जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना कि बच्चे ये एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, अब हमने रोकना है। अब मेरी फ्रेंड का मैंने आपको बताया कि बेचारी वो हिजाब करती है, 5 वक्त नमाजी है, कभी उसने ज़िंदगी में किसी उल्टी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, उसने सिगरेट को कभी ज़िंदगी में हाथ नहीं लगाया। उसके ऊपर ये इल्ज़ाम आ रहा था कि वो अपनी गोरी दोस्तों के साथ ड्रिंक करती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उनके साथ उठती बैठती थी, उनकी वीडियोज़ रील्स बनाती थी। तो जब वो लोग अपनी चीज़ें लगाते थे तो लोग कहते थे कि ये भी इनके साथ कर रही होगी। सो वही चीज़ है ना कि थोड़ा सा अपने आप को मोहतात होकर लेके चलना पड़ता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अपनी ज़िंदगियाँ ना जिएं। व्यूअर्स ऑफ कोर्स अपनी ज़िंदगी को अपने अंदाज में जिए। मैं एक क्लासिक एग्जांपल हूँ आपके सामने कि मैंने अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जी है, लेकिन जो चीज़ें मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी वो नहीं थी एक्सेप्टेबल। आसमान इधर से उधर हो जाता। दूसरों की सपोर्ट करें, मोहब्बत करें, एक दूसरे की को गाइड करें, लेकिन अगर कोई इंसान किसी गलत काम में, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, अपनी ज़ात को नुकसान पहुँचा रहा है, अपनी रेपुटेशन को ख़राब कर रहा है, तो उससे फिर इतनी को किनारा कशी कर लें कि कम से कम आप भी उस मामले में ना फंसें। बिल्कुल। और अगर कंपनी की बात हो तो फिर मैं खुद को बहुत सेफ फील करूँगी। आपसे बहुत कुछ सीखा। मतलब अक्सर मैंने देखा कि जब मैं बीमार होती थी ना, तो मुझे इंस्पिरेशन ये मिलती थी कि यार आप तो सिर्फ एक छोटा सा सेगमेंट यहाँ पे खड़े हो किया चले गए, तो वो इतनी जगहों पे जाना आना, तो एक रूटीन सेट। और मैं समझती हूँ कि इस कंपनी से मैंने बहुत कुछ सीखा। अच्छा, मैं अब आपको एक मज़े की बात बताऊँ। मुझे एनर्जी किस चीज़ ने दी है सारी ज़िंदगी? जी। आप जैसी प्यारी प्यारी दोस्तों ने। जब मेरी हिम्मत जवाब दे रही होती थी ना, अगेन कंपनी का इन्फ्लुएंस, तो आप जैसी एक प्यारी दोस्त बोल पड़ती थी कि यार इतना कर लिया, थोड़ा सा धक्का दे के। हमेशा मुझे सारे यही कहते थे। अब मेरी टीम की अगर बात करूं, बिल्कुल सिद्रा हो गई, हमेशा हमारी प्रोड्यूसर या उमर हो गई, हाथी निकल गया, धूम रह गई, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि हम कंपनी की जब बात करते हैं ना, हम हमेशा नेगेटिव साइड देखो, पे चलते हैं, हमें पॉजिटिव अच्छा भी देखना आपको चाहिए, रोल अदा कर पॉजिटिव सकती भी है और बुरा देखना भी। चाहिए। बिल्कुल। तो यार मेरी जब इस किस्म की फ्रेंड्स है जिंदगी में, तो जो पार्टीज पे जा रही होती हैं और बहुत सोशल, मुझे अक्सर लोग कहते हैं आप लगाती नहीं अपनी आउटिंग्स वगैरह की। व्यूअर्स, एक्चुअली मैं पार्टीज और गेट टुगेदर्स पे नहीं जाती। कभी कभार घर पे कुछ कर लिया या कभी कभार कहीं चली गई। मेरी कंपनी 2-4 लोगों की होती है। कवाली नाइट हमने की, आप भी आई, तैयबा जी, और आपने देखा हर किस्म के लोग आए थे, हर किस्म के लोग, डेफिनेटली। रिलीजियस स्कॉलर्स भी थे और साथ साथ हमारे रेगुलर फ्रेंड्स थे, जीन्स वगैरह जिन्होंने जीन्स टॉप्स पहने हुए थे। सो बात ये कि व्यूअर्स उठे बैठे सब में, लेकिन क्लोज कंपनी सोच समझ के रखें। और मेरी कोशिश यही होती है कि तैयबा जी जैसे, और मतलब मेरी टीम और इस किस्म के लोगों जैसे लोग मेरी ज़िंदगी में हो, जो मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, और हम लोग सब एक ही लाइन में लगे हुए हैं कि कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में अपना बना लें। जी बिल्कुल। अच्छे लोगों का इंतखाब करें व्यूअर्स अपनी ज़िंदगी में, ज़िंदगी आपकी बहारों से भर जाएगी इंशाल्लाह। किचन में क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं करेले प्याज, आहा, और साथ कच्ची लस्सी। नाइस, और गर्मियों से अप्रोप्रिएट, बिल्कुल ऐसे। वेरी नाइस। तो इंग्रेडिएंट्स इसके मैं आपको बता देती हूँ। करेले प्याज के लिए करेले हम ले रहे हैं 1.5 किलो, प्याज 2 किलो, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, इमली हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, हरा धनिया 1/4 कप, तेल हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन की पेस्ट 2 खाने के चम्मच, टमाटर 1 किलो। तो व्यूअर्स, इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, करेले जो हैं अच्छी तरह वॉश करके आप उनको छील लें, और छील के जो है आप काट के उनको नमक लगा के रख दें, और तकरीबन आप 15 से 20 मिनट के लिए उनको नमक लगाएं। बहुत उसका आपने कड़वापन ख़त्म नहीं करना। उससे क्या होता है कि फिर देखिए सब्ज़ी का जो एक अपना फ्लेवर है, जब वही नहीं आ रहा
तो फिर उसका मज़ा नहीं आएगा आपको। तो प्याज जो है वो भी हमने काट के रख लेना है, और एक पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल लेना है, उसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डालनी है, उसमें हम प्याज डालेंगे, और जो हमने करेलों को नमक लगाया था उनको वॉश करके अच्छी तरह उनका पानी निचोड़ के हम उनको फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद उस प्याज के अंदर जो है हम सारे मसाले ऐड करेंगे, थोड़ा सा इमली का पानी ऐड करेंगे, और अगर आप चाहें तो उसकी सीड्स भी ऐड कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो सिर्फ पल्प ऐड करते हैं, उसका जो गूदा होता है। और उसके साथ टमाटर और फिर जो हमने फ्राई किए हुए करेले थे वो उसमें ऐड करके थोड़ा सा हाफ कप पानी हम उसमें डाल के उसको दम पे रख देंगे, और साथ हम इसको सर्व करेंगे कच्ची लस्सी के साथ। अच्छा यार, कच्ची लस्सी कैसे बनती है? कच्ची लस्सी में और कच्ची लस्सी में क्या फ़र्क है? मुझे कच्ची आज तक लस्सी ये का नहीं समझ आई। जी मैं बताती हूँ आपको। उसमें ये है कि देखें, हम दो रेसिपीज़ हैं। एक तो कुछ लोग ये करते हैं सिंपली जो दूध है उसको बॉयल करके उसके साथ पानी और नमक ऐड करते हैं, क्योंकि ये नमकीन बनती है। और दूसरा जो है मेथड उसमें ये है कि लस्सी में जो है हम दही का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं भी दही वाली ही बना रही हूँ। दही के साथ हम नमक ऐड करके उसमें बर्फ़ ऐड करेंगे और साथ दूध ऐड करके तो उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपके पास और कोई वे है प्रॉपर लस्सी बनाने का तो आप उस तरह भी बना सकते हैं। और उसके बाद फिर उसमें हम ठंडा पानी जो है वो ऐड करेंगे, और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत पतली होती है, तो बहुत इसको आपने थिक नहीं करना, बिल्कुल क्योंकि पतला अगर आप रखना आपने। प्रॉपर वाली थिक वाली लस्सी पेड़ों वाली बनाते हैं ना, हाँ जी। वो फिर एक पूरी मील है। बिल्कुल फिर ऐसे आप वो है। लस्सी ही उसके साथ अकेले खाना पिए। नहीं खा सकते फिर आप। तो थोड़ा सा इजी भी तो रहना ना। तो आपने कच्ची लस्सी पी, साथ में प्याज का, आपको बड़ा अच्छा एक कंप्लीट आपको मील मिल जाएगी। और यही करेले अगर आप गोश्त के साथ बना लें या कीमे के साथ बना लें तो एडिशन तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन गर्मियों में अक्सर दिल चाहता है कि कुछ प्योर वेजिटेरियन खाएं, तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल। तो हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक पे जाने से पहले ये ज़रूर आपको बताऊंगी कि व्यूअर्स, हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ब्रिलियंट पर्सनालिटी ज्वाइन करने जा रही है, जो पिछले 12 साल से ऑलमोस्ट हरम शरीफ के ऑफिशियल फोटोग्राफर मक्का और मदीना के रहे हैं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। आइए उनसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मोहम्मद याहिया इशफाक ने हमें ज्वाइन किया है। ये वो पर्सनालिटी हैं जिनके बारे में आपको ब्रेक से पहले बता रही थी कि बहुत ही प्यारा, इंटरेस्टिंग एंड आई एम प्रिज्यूमिंग कि लुक्रेटिव काम कर रहे हैं मोहम्मद याहिया। अब क्या है इनकी स्टोरी, ये इन्हीं की ज़बानी जानेंगे। ये ज़रूर जो मैंने ब्रेक से पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि 12 साल से हरम शरीफ के ऑफिशियल फ़ोटोग्राफ़र रहे हैं, और 12 साल से आपने हज भी कवर किया है हेलीकॉप्टर के थ्रू। ये तो हमने सुना है कि फ़ोटोग्राफ़ी की तरफ लोगों का रुझान हुआ, और फ़ोटोग्राफ़ी में उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़ी हो गई, वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी होती है, नेचर फ़ोटोग्राफ़ी होती है, मटर्निटी की फ़ोटोग्राफ़ी होती है, बच्चों की होती है, न्यूबॉर्न्स वगैरह की। लेकिन ये एक बड़ा यूनिक और डिफरेंट काम है, तो हमने सोचा कि मोहम्मद याहिया इशफाक को बुलाएंगे शो पे और उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा याहिया, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी स्टोरी शुरू कहाँ से होती है, पैदा कहाँ पे हुए? मैं सऊदी अरब में ही पैदा हुआ, और उसके बाद फिर पाकिस्तान आ गया स्टडी के लिए। यहाँ पर फिर मैंने स्टडी कंप्लीट की। मैंने इंजीनियरिंग की ऑटोमोबाइल में। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैं वापस सऊदी अरब चला गया। मेरे पेरेंट्स उधर ही थे, तो बस ऑटोमोबाइल में ही काम कर रहा था। तो फिर मेरे जो टीचर हैं जो फोटोग्राफी में, तो उनके साथ कभी कभी मैं जाया करता था। कैसे वो ऑलरेडी फोटोग्राफी में पढ़े कैसे आपने कहा? मैंने फोटोग्राफी जॉब पहले लगी, उसके बाद फिर मैंने मास्टर किया उसमें। अच्छा, यानी कि वो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेरा बस आप ये कह लें कि अल्लाह ने ना कुछ लोग चुने होते हैं इस काम के लिए। तो मैं यही समझता हूँ कि मैं वो लकी पर्सन हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना था, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ना कोई फैमिली में था। तो बस उसके बाद अचानक से मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं हरम का ऑफिशियल फ़ोटोग्राफ़र लग गया। और मज़े की बात यह है कि फ़ोटोग्राफ़ी उसके बाद फिर मैंने पढ़ी, जॉब होने के बाद। अच्छा जी, तो उसके बाद फिर मैंने मास्टर किया इसमें। नहीं, बट हरम शरीफ के फोटोग्राफर बने कैसे? ये कुछ छोटी बने बात ऐसे तो नहीं है, कि बहुत बड़ी बात जी है। जी, मैं बता रहा हूँ, मेरे जो टीचर हैं मुजीबुल हसन साहब, वो ऑलरेडी वो करते थे हरम की फ़ोटोग्राफी। तो उनके साथ एज ए असिस्टेंट एक दो दफ़ा गया। अच्छा, और वहाँ पे ये होता क्या है? आपको वहाँ पे हायर किया जाता है?
या आप तस्वीरें खींचते हैं और उनको प्रोवाइड करते नहीं हैं? नहीं सिलसिला नहीं, क्या हमें होता है? हायर किया जाता है। हम लोग उधर हम लोग जॉब करते थे उनके पास, और सारी हरम की डॉक्यूमेंट्रीज आपने देखी होंगी, काफ़ी पीटीवी पे भी चलती रही हैं पहले हरम की डॉक्यूमेंट्री, तोसी की वीडियोस कि हरम कैसे मतलब कि तामीर होता है, वो सारी हम लोग उसका पार्ट रहे हैं। हम लोग पूरी डॉक्यूमेंट्रीज हम लोग शूट करते थे, और हम साल वही काम ही करते रहते। यानी आप ये कह लें कि पूरा साल तकरीबन वीक में हम 4 to 5 डेज जो है वो हरम में ही गुजारते थे। तो फिर कोविड के दौरान क्या किया था आप लोगों ने? कोविड के दौरान तो कुछ भी नहीं था, सब बंद था। तो कोविड के दौरान तो सऊदी अरब का तो आपको पता बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, तो हर चीज़ बंद थी कोविड के दौरान। तो उधर तो कोई भी मूव नहीं कर पाता था। लेकिन जॉब चल रही थी? हाँ वो तो चल रही जॉब थी, तो वो चल तो रही चल थी। नहीं, क्योंकि बहुत जगहों पे ये भी तो हुआ था ना कि जब कोविड आया तो लोगों ने कुछ देर के लिए रखा और फिर कहा कि जी नहीं, बट क्योंकि आपकी ऑफिशियल जॉब है तो आप हर महीने ये हम लोग करते थे। आपका सिलसिला चलता रहता है। जी। अच्छा, तो इस काम में और कोई रिलेटिव्स, कोई जानने वाले, कोई फैमिली? कोई भी नहीं था। बाकी फैमिली क्या करती है? बाकी फैमिली डिफरेंट वो है, उसमें बिजनेस हैं लोगों के, और मैं पहला ही था फोटोग्राफर, और मुझे तनकीद का भी सामना हुआ। मैं वही कहने लगी थी कि घर वालों ने क्या कहा, क्योंकि फोटोग्राफी की जब भी घर वालों के सामने बात की जाती है तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि व्यूअर्स आप इनकी तस्वीरें भी देख रहे हैं साथ साथ, और इतना अप क्लोज जाके इतनी खूबसूरत जगहों पे, इतनी अजीम जगहों पे, मुझे काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मौके और मिले। आप तो उन जगहों पे भी जा सकते होंगे जहाँ पे आम इंसान नहीं जा सकता, हमारी रसाई नहीं जी वहाँ तक। जी, मुझे हर जगह पे उस जगह पे रसाई होती थी जहाँ पर नॉर्मल पर्सन नहीं जा सकता था, जस्ट सम ऑफिशियल्स ही जा सकते थे। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जाने का इत्तेफाक भी हुआ, और उसके बाद फिर कहाँ पे, मतलब ऐसी जगहें जहाँ पे हम नहीं जा सकते? जैसे खाना काबा के अंदर, उधर भी फ़ोटोग्राफी की मैंने। माशाल्लाह। और जैसे अब ये कह रहे हैं कि जैसा एरियल फ़ोटोग्राफी करना, पूरे आप मक्का में जो है दुनिया की वो बेस्ट जगह है जहाँ पर आप फ्लाई कर रहे होते हैं ऊपर, और फिर एरियल फ़ोटोग्राफी करने का आपको मौका मिले, तो वो मनाजिर जो ऊपर से आप देखते हैं वो तो बिल्कुल ही अलग हैं। तो इसी तरह जो क्लॉक टावर है उस उधर जाके ऊपर बैठ के उधर से फ़ोटोग्राफी करना, और इस तरह से काफ़ी सारी ऐसी जगह जहाँ पर आपको जो है एक ये प्रोटोकॉल देखें के ना साथ। व्यूअर्स, एरियल ये क्लॉक टावर के ऊपर से जो है इनकी आप देख रहे हैं इमेज। सो ये बट यार डेंजरस काम नहीं है? जी है तो है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है ना वो हाइट फोबिया या इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। अच्छा। तो क्योंकि मेरे कोलीग्स वगैरह तो सारे डरते थे इतनी हाइट पे भी जाने से, तो वो आप ये कह लें कि वो तो घबराते थे। और मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो शौक़ था ये चीज़ें, सारी चीज़ें करने का, तो इसलिए मुझे कभी भी वो इन चीज़ों हाइट फोबिया या डर बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे कभी। देखो, फोटोग्राफी में और डॉक्यूमेंट्रीज में बड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि वो मूविंग पिक्चर्स है, ये वो है। तो फिर डॉक्यूमेंट्रीज में कैसे पढ़े? डॉक्यूमेंट्री भी ये साथ साथ ही चलती रही हमारी, क्योंकि मैंने उसके बाद फिर हम लोगों ने ये लोग सारी सारी ज़िंदगी फोटोग्राफी करते हैं, उनको फिर वीडियोस की तरफ नहीं आने का मौका मिलता, तो आपको फिर कैसे अपॉर्चुनिटी मिली? मुझे इसलिए मिल गई कि क्योंकि हम लोग टीम थे और मेरा शौक़ भी था उसमें, तो वो इंटरेस्ट मेरा बहुत ज़्यादा था। तो एक्चुअली फिल्म मेकिंग में, तो वो सिनेमा कैमरा जो आपको पता है उसमें फिर हम लोग शूट करते थे, तो उसका एक अलग ही चार्म है, साथ में फ़ोटोग्राफी, वो फिर आप ये कह लें कि आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन होता है। लेकिन इस फोटोग्राफी में और रेगुलर फोटोग्राफी में फ़र्क क्या है? बहुत फ़र्क है ये, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है, ये इसको आर्टिटेक्ट फ़ोटोग्राफी कहते हैं, और इसी में मैंने मास्टर भी किया, और मेरे ख्याल से शायद मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसने इसमें मास्टर किया होगा, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है, बहुत टेक्निकल फ़ोटोग्राफी है। और वही चीज़ है ना, आप देखें ना व्यूअर्स, आप इमेजेस भी देख रहे हैं, आप वीडियोस भी देख रहे हैं, दिस इज़ नॉट, ये कोई आसान काम नहीं है करने को। और अगर आप देखें तो जैसे कि उन्होंने कहा टेक्निकल काम है। अच्छा, आपकी नो हाउ होनी भी बहुत ज़रूरी है, आपका ये जानना कि कौन सी जगह क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और ज़रा सी भी लेफ़्ट राइट अगर आपके हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो जाते हैं तो बड़े इशू बन जाता है, क्योंकि आपको पता है मज़हब के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में इन जनरल पूरी दुनिया बड़ी सेंसिटिव होती है। एक पिक्चर है इसमें, आपने देखी होगी, थंडर लाइट के साथ हरम की, वो सऊदी अरब की हिस्ट्री की पहली तस्वीर थी जो मैंने कैप्चर की। वो किस चीज़ की है? थंडर लाइट के साथ, ये जो है? जी जी, नहीं ये नहीं है। हाँ। एक और थंडर लाइट के साथ है, पूरे हरम के थंडर लाइट बिजली चमक रही है उस पर। अच्छा। वो सऊदी अरब की हिस्ट्री की पहली तस्वीर थी जो मैंने खींची, और उस पर मुझे बादशाह की तरफ से इनाम भी मिला था। वाह, तो क्या मिला इनाम?
पैसे मिले अच्छे पैसे मिले थे। नहीं वो होता ना कभी कभी मेडल दे देते हैं, नहीं, तो नहीं। मेडल का मसला ये होता है कि मेडल बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो घर में ही लगता है ना, जी, जी, जी। तो मतलब अगर कुछ साथ में मुआवजा भी मिल जाए तो बड़ी बिल्कुल, अच्छी बात बिल्कुल, होती है। बिल्कुल। सो हम वो तस्वीर भी ढूंढ रहे हैं उसके साथ साथ, लेकिन ये बताइए कि आपने घर का मुझे ज़रा बताएं कि जब आपने घर पे बताया तो आपको पता है फोटोग्राफी के साथ भी थोड़ी सी एक नेगेटिव चीज़ वाबस्ता होती है जी, बिल्कुल। कि आए हाय अब ये फैशन फोटोग्राफी करेगा, लड़कियों ने मुख्तसर कपड़े पहने होंगे, जी। सिंपल जो पेरेंट्स जी, की जी, होती जी, है, जी। और स्पेशली हमारे पाकिस्तानी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि भाई जो भी काम करो उसमें सुरखरू हो, लेकिन जी। ऐसी चीज़ ना करो जिससे हमारे ख़ानदान की नाक कटेगी। मेरे अब्बू कन्विंस कैसे किया घर वालों को? मेरे अब्बू असल में बड़े ख़िलाफ़ थे शुरू में, तो उनको बड़ा वो होता था क्योंकि वो शुरू से बिज़नेस में थे, तो वो कहते थे कि बिज़नेस ही करें हम लोग। तो मगर मुझे थोड़ा सा शौक़ था, थोड़ा सा, क्योंकि मेरा उस तरफ रुझान नहीं था इतना ज़्यादा, तो फिर बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया मैंने। उसके बाद मैंने बताया कि कोई ऐसी वैसी फ़ोटोग्राफ़ी नहीं है जैसा कि आप लोगों के जहन में है, ये इस पर हरम की फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा हूँ मैं। उसमें तो फिर किसी को कोई तो गिला नहीं उसके बाद फिर कुछ अरसे के बाद फिर वो भी होगा। ये प्राउड क्या करने है? ये भी एक इमेज है हमारे पास। ये जो है ये शेख सुजैद साहब को बहुत पसंद थी ये पिक्चर। अच्छा, ये उस वक्त टेम्परेरी मताफ बना था हरम में जब बहुत कंस्ट्रक्शन चल रही खूबसूरत है भाई। जी जी जी। और ये इसकी स्पेशलिटी ये है, ये 27 रमज़ान को ये शब स्टार्ट हुई थी, मगरिब का टाइम था, तो ये उस 27 वक्त मैंने रमज़ान पिक्चराइज की थी, मुबारक। और बारिश उस वक्त पहली बूंदाबांदी यानी कि स्टार्ट हुई। 26 का रोजा खत्म हुआ और 27 का दिन 27वीं का शुरू हुआ, शुरू हुआ। रात, यानी कि जी, जी। 26 लेट नाइट टू द, समझ आ गई। ब्यूटीफुल भाई, जी, जी। ब्यूटीफुल। बट वही है ना कि ये अब कितनी को तस्वीरें बंदा खींचता होगा तो एक सही निकलती होगी। नहीं, अब मेरे पास तो बहुत सारी हैं, मेरे पास तो नहीं वही कह रही हूँ ना, अब ये इमेज, ये इमेज तो आप 150 तस्वीरें खिंची होंगी जिसमें से कहीं एक वो सब कुछ आपको मिला होगा जो आपको चाहिए होगा। देख, हर शूट पे बेस्ट वन एक ही निकलती है। यूँ जब आप देखें माशाल्लाह काबा शरीफ बिल्कुल सेंटर में, जिस तरह हम सब के दिलों का हिस्सा, सेंटर ऑफ आवर सोल भी खाना काबा ही है। बिल्कुल। काबा इन द सेंटर, पीछे क्लॉक टावर है, राइट? जी। और अराउंड मतलब इतनी, ये आप देखें कि इसकी कितनी खूबसूरत कॉम्पोजिशन की गई Composition है, है। perfection अब आप है। जरा सा अपना एंगल राइट साइड पे हो जाए तो सारा कुछ ऑफ सेंटर हो जाएगा, लेफ्ट जी। पे हो जाए तो प्रॉपर कोई 70,000 एंगल से इसको बना के कहीं हमें ये हुई होगी परफेक्ट। और इस तस्वीर का एक और है कि ये जो पिक्चर है ये अब यूनिक है, दोबारा नहीं खींच सकती, क्योंकि ये टेम्परेरी मताफ बना था। एग्जैक्टली, ये उस वक्त था, उसके बाद अब कंस्ट्रक्शन रिमूव फ्लोर कर बने दिया। थे। हाँ, सो हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और कौन से यूनिक एक्सपीरियंसेस हुए, बीच में कुछ स्कूबा डाइविंग की भी कहानी बन रही है और पैराग्लाइडिंग की। जी जी। तो बेटा अपनी जिंदगी से बहुत नफरत है, नहीं जीना चाहते लंबा, नहीं, क्या मसला है तुम्हें? जीना- नहीं, ब्रेक के बाद, चले। ब्रेक के बाद जरा मैं थोड़ी सी ना आंटी पुप्पो बन के जरा इसको डांटूंगी कि पुत्र है की कर रहे हो, जहाँ अब यहाँ तक तो ठीक था, अब बीच में जरूरी है कि बिल्कुल ही दरिया के अंदर घुस के, मतलब सी के अंदर घुस के, नुक्कर के अंदर, मतलब क्यों छलांगे भी मारनी है? तो कहानी क्या है उसमें भी मुझे पता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, इसलिए मैं ज़्यादा इनको डांटूंगी नहीं। मैं जानना चाहती हूँ कि ये क्या कहानी है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मोहम्मद या अशफाक हमारे साथ हैं और हमने पूरी ब्रेक में फरोल दी तस्वीरें कि किधर है वो तस्वीर जिस पे इनको इनाम मिला, और अच्छा इनाम मिला था इसलिए देखनी बनती है, और उसके पीछे स्टोरी भी हमने प्रॉपर्ली जाननी है। हाँ जी, तो उस तस्वीर को हम देखते हैं जो मोहम्मद यायर, ये वाली तस्वीर, ओह वाओ, जी। ये कितनी मुश्किल थी कैच करनी? ये एक्चुअली 2010 में फर्स्ट टाइम हज के दौरान, ये हज के दौरान मैंने खींची थी तस्वीर। आप तो बच्चे से ही होंगे उस वक्त, बिल्कुल जी। छोटे से। 2010 में मैं, उस वक्त ये बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, फर्स्ट टाइम था हज के दौरान इतनी तेज़ बारिश होना, तो उस टाइम पर ये मुझे फिर मौका मिला और बड़ी मुश्किल से मैं इस लोकेशन तक पहुंचा था तस्वीर खींचने के लिए भी, और बहुत बारिश हो रही थी और बहुत ये थंडर लाइट जो है थी उस वक्त। और ये बड़ा अनलाइकली वेदर है वहाँ का। जी 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 जी। वहाँ का हिस्ट्री में पहली दफ़ा बारिश हुई थी हज के दौरान उधर, तो उस वक्त फिर ये मेरे हिस्से में आई तस्वीर और मैंने ये कैप्चर की। कितनी करोड़ खींची तो सही मिली? मैंने बहुत सारी, आप ये कह लें कि रास्ते बंद थे, बड़ी मुश्किल से इस लोकेशन तक पहुंचा था मैं, और उसके बाद उधर पानी आपको पता बहुत ज़्यादा हो जाता है जब बारिश होती है। देखिए जिन जगहों पे आदत नहीं होती ना बारिश पड़ने की, आपकी अरेंजमेंट्स होती हैं। देखिए सऊदी में बड़ी में, अब पिछले दिनों जब वो दुबई में बारिशें ये वो हुई थी, और सऊदी में तो कितना बुरा हाल था। जी 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 बिल्कुल। सो अगेन क्लाइमेट चेंज जो एक बहुत मेजर कंसर्न है जिसकी बार बार मैं बात करती हूँ व्यूअर्स, ये जो हम
ग्लोबली चेंजेस देख रहे हैं ना, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, सारा सिस्टम उल्टा होता जा रहा है। ये बताइए कि फिर पैराग्लाइडिंग और डीप सी डाइविंग यानी कि स्कूबा डाइविंग की तरफ किस तरह रुझान हुआ? इन चीज़ों से आपको इतना टाइम मिल जाता है? एक्चुअली मुझे शुरू से ही जो है ना स्विमिंग का बहुत शौक था बचपन से ही। तो मुझे जब मैं सऊदी अरब गया तो मुझे बड़ा मैंने देखा कुछ लोगों को इस तरह डीप सी डाइविंग करते और वहाँ पे स्कूल्स में भी स्विमिंग प्रॉपर स्विमिंग क्लासेस होती जी, हैं, जी, राइट? प्रॉपर वहाँ होती पे है, बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ जगहें होती हैं ना जहाँ जी। पे, वहाँ पे तो सब बच्चे स्विमिंग भी सीखते हैं, स्पोर्ट्स भी होती है, पीटी भी होती है, वो सारा कुछ होता है। जी बिल्कुल। तो स्विमिंग आपने वहीं पे सीखी? स्विमिंग मैंने वहीं पर ही सीखी और उसके बाद फिर स्कूबा डाइविंग प्रॉपर एक ये ट्रेनिंग है, पूरा एक कोर्स है, आपको करना पड़ता है और आप ऐसे नहीं जा सकते। तो ये एक लाइसेंस लेना पड़ता है आपको इंटरनेशनली। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये स्कूबा डाइविंग की तरफ आया और इसमें मैंने बड़ा एंजॉय किया। और फिर तो हम ये एक इमेज देख रहे हैं कि जिसमें आपने छलांग मारी पानी में और जी। आप साथ पाकिस्तान का फ्लैग माशाल्लाह से साथ लेके गए। जी जी तो देखिए अपने आप को हैंडल करना पानी के नीचे, देखिए आई स्विम ऑल्सो, जी। मैंने कभी स्कूबा डाइविंग वगैरह नहीं की, मुझे सच्ची बात है खौफ आता है। ठीक। बचपन में वो फिल्म देख रही थी जॉज, आज Okay. तक तरा निकला हुआ है स्विमिंग By the way, पूल में भी कभी कभी मुझे लगता है कि यहाँ तो नहीं रहा, तो मतलब ये तो बहुत ही मुश्किल है। खैर ये एक फियर है मेरा, पानी का फोबिया इस तरह से। तो अपने आप को पानी के नीचे संभालना मुश्किल होता है, तो इस तरह से फ्लैग को लेके जाना और उसकी रिस्पेक्ट को बरकरार रखना, जी कितनी को प्रैक्टिस की थी आप? ये काफ़ी प्रैक्टिस की है। असल में ये होता है कि जितना जितना आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपका बैलेंस बहुत अच्छा बनता रहता है पानी के अंदर। तो आप इवन के हम उसको कहते हैं बायोनेंसी पानी के अंदर, तो हम लोग बड़ा अच्छा फिर वो एक्सपीरियंस के साथ आपको जो है ना वो बैलेंस करना आ जाता है। और ये एक्चुअली फ्लैग हम लोग हमने इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट किया अंडर वाटर और फिर एक रिकॉर्ड बनाया था हमने, वो बन गया था एक्चुअली। तो हमने रोज़ा इफ्तार किया वहाँ था। पे आपने अभी सजदा भी मैंने आपको करते हुए देखे। जी जी, हमने नमाज भी पढ़ी और हमने रोज़ा भी इफ्तार किया था डीप सी में जाके। वो कैसे इफ्तार किया था? वो हमने हुआ ये था कि मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं उमर जान, हम दोनों एक्चुअली हम लोग इफ्तारी का हमारा प्रोग्राम था, तो हमने कहा पानी के नीचे बंदा खाए पिए कैसे? हम खा लेते हैं, एक्सपीरियंस हो गया है इतना, हम खा पी लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखे खा रहे हैं हम लोग, ये रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं, खजूर खा रहे हैं हम लोग। वाओ, दैट इज अमेजिंग यार, जी। सीरियसली माशाल्लाह माशाल्लाह। वहाँ पे फिर आपने जाए नमाज भी बिछाई हुई? जी जी जी। जाए नमाज को कैसे बिठा लिया, क्योंकि वो तो फ्लोट कर जाती नहीं, है। हम लोग नीचे चले गए थे तो उस पर हमने जाके रखे, उन्हीं ऊपर चीज़ें रखी, हमने वेट रखा है एक्चुअली, वेट रख के लाइटिंग करके हम बैठे हुए उधर। और ये हमारा बिल्कुल सडनली प्रोग्राम बना था, क्योंकि मैं और मेरा दोस्त जो है साथ में ये उमर जान, हम दोनों का प्रोग्राम ये था कि हम इफ्तारी करेंगे, तो इफ्तारी करने के बाद नाइट डाइव करेंगे। और फिर एकदम से तो फिर हमने कहा कि हम इफ्तारी नीचे ही करते हैं, तो ऐसे प्लान बना, हमने नीचे चले गए, हमने वीडियो कैप्चर कर ली और उसके बाद दही बल्ले तो नहीं खा सके ना नीचे? नहीं, दही भल्ले तो नहीं खा सके। मैं यही सोच रही थी, बंदा दही भल्ले एक तो डालो किस चीज में, अगर डाल भी लो तो वो फ्लोट करता हुआ ऊपर जा रहा है, ऐसे ऐसे करके मछलियों की तरह ही बंदा खा नहीं, सकता है। सऊदी अरब में ना दही भल्ले का कॉन्सेप्ट नहीं मैं है। वैसे ही कह रही हूँ भाई, कोई लबने शबने वॉटएवर, जी, जी। वो फ्लोट करता हुआ ऊपर जाता है। तो आपने खजूर और हमने वही चीज़ें रखी जो हम खा सकते हैं आराम से। जो खा सकते हैं। अच्छा, ये तो ये डीप सी डाइविंग और बहुत खूबसूरत। पैराग्लाइडिंग का बताओ। पैराग्लाइडिंग मतलब जिधर से छलांग, मतलब जिधर से कोई गिट्टा गोडा टूट सकता है, आपने कोशिश की है? देखें, हर तरफ से तोड़ने देखें, की। मैं कहता हूँ जिंदगी एक ही दफ़ा मिलती है, आपको जीना चाहिए। जीना चाहिए, बहुत अच्छी बात जी, की बेटा, जी, जीना चाहिए। जी, जीना इसका चाहिए। ये मतलब तो नहीं है कि अपने जीने को देखिए- जोखों में डाल देखिए, देना चाहिए। डर के आगे जीत है, ठीक है। आप डर के रहेंगे, ख्वाहिशात आप देखते रहेंगे। मेरी शुरू से जो है ना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, मेरी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा थी, तो मैं इसी में रहता है कि मैं कहता कि अगर ये कोई भी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। खैर देखो, हेलीकॉप्टर मुझे इतनी स्कूबा डाइविंग की इसलिए नहीं समझ आई क्योंकि वो बिल्कुल मुख्तलिफ है आपकी फील्ड से। जी, मगर मैं अंडर वाटर फोटोग्राफी भी करता हूँ। वो भी आप करते हैं, वो मुझे समझ आ गई, राइट। जी। बट ये जो पैराग्लाइडिंग है, इसकी मुझे इसलिए समझ आती है क्योंकि आप हेलीकॉप्टर में ऑलरेडी फोटोग्राफी के आदी हैं, आपने बाकी चीज़ें कर ली थी, तो अगर आप इसकी तरफ जाते तो ये इतना टफ नहीं था। जी नहीं, मैं पायलट भी हूँ वैसे बेसिकली, मैं गैरोकॉप्टर वगैरह भी फ्लाइंग करता हूँ। तो कोई काम छोड़ा है?
किसी और के लिए कोई काम छोड़ा है करने के लिए? नहीं, सारी आपने मैंने ये करनी। सारे काम इसीलिए किए हैं कि ताकि सारे लोग भी करें। अच्छा, तो उसकी भी हमारे पास इमेजेस हैं, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू सी दैट एज वेल। हाँ जी, ये क्या उड़ा रहे हैं आप? ये गैरोकॉप्टर है। ये क्या होता है? ये हेलीकॉप्टर की छोटी किस्म है, समझ छोटी बहन जी हेलीकॉप्टर की जी, छोटी हेलीकॉप्टर की। सो नहीं, बट उसका फ्लाइंग लाइसेंस दूसरा वाला? बिल्कुल बिल्कुल लाइसेंस होता है, ट्रेनिंग क्या है, प्रॉपर ट्रेनिंग है, प्रॉपर स्टडी है, उसके बाद आप ये फ्लाइंग करते हैं। ये फन फ्लाइंग में आता है एक्चुअली। तो आगे का क्या प्लान है? आगे का बस और सबसे पहले तो ये बताओ, घर वालों का क्या रिस्पॉन्स है इन सब चीजों घर पे? वालों का- वही घर वाले जिन्होंने कहा था गिटे गोटे तोड़ देंगे, नहीं करना ये काम, हाँ, आज वो क्या कहते हैं? और स्पेशली जब ये हरकतें करते हो स्कूबा डाइविंग वगैरह। पहले तो मेरे वाले साहब का अभी 2 साल हुए, उनका इंतकाल हो गया। I'm so तो वो फिर ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मुझे ना हर वक्त मेरे से पूछते थे, वे बेटा इस दफ़ा क्या कर रहे हो, कुछ बना रहे हो? इस दुनिया से राजी गए ना। हाँ, तो मुझे कहते हैं मुझे भेजो, ताकि वो मुझे कहते हैं सबसे पहले मुझे भेजनी है, कुछ भी काम करना है तो मुझे भेजना है। तो फिर वो अपने दोस्तों में शेयर करते थे। देखिए, बात यह है कि एज लॉन्ग एज अबू दुनिया से आपसे राजी गए, जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि वही चीज़ होती है ना कि अगर इंसान जिस चीज़ को अपोज करता है, जी इंसान ना भी इस दुनिया में रहे, लेकिन अगर औलाद प्रूव कर दे कि भाई हम ठीक है, हम सेट है, माँ बाप को तो यही होता है ना कि बच्चा किसी ऐसे डगर लग जाए जहाँ पे रोजी रोटी कमा ले, किसी के सामने हाथ ना फैलाना हो, अपनी छत बना दे। यही हर माँ और बाप की ख्वाहिश होती है। मैं खुद भी एक माँ हूँ। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, ऑन अ पर्सनल फुटिंग, मैरिड अनमैरिड क्या है आपकी पर्सनल लाइफ में, क्या मामला चल रहे हैं? पर्सनल इन लाइफ, सब चीज़ों में मौका मिलता है पर्सनल लाइफ का? पर्सनल लाइफ का बस मिल जाता है मौका, कभी कभार बिल्कुल मिलता है। उनके साथ भी घूमने फिरने का मौका मिलता है। और मुझे ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक है, तो मैं घूमता रहता हूँ हर जगह पे। अच्छा, तो इन सारे कामों से फुर्सत मिलती है जैसे। सही। तो मैं हर वक्त जो है ना, मैं कहता हूँ कि बस इंजॉय करें लाइफ को। नहीं, मैं यही तो जिए। पूछ रही हूँ, शादी की, बच्चे हैं, फैमिली है, या अभी उस तरफ नहीं? नहीं शादीशुदा है। शादीशुदा है। अच्छा, ठीक है। मैंने वही कहा ना कि इतने मसरूफ हो, ऐसे ऐसे बॉयज का अक्सर होता है कि हम आगे करेंगे 40-45 पे शादी, तो बंदा कहता है पुत्र फिर ना ही करो। आपके एडवेंचर टाइप के शौकीन बॉयज की कोई गारंटी नहीं होती ना, नहीं हाँ ये तो है, मगर क्योंकि देखो जिस बंदे ने इतनी ट्रैवलिंग करनी है, इतना घूमना फिरना है, फिर लाइफ पार्टनर भी ऐसा होना चाहिए ना जो अंडरस्टैंड करे। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। अच्छा, फाइनली यंग लोगों के लिए क्या आपका पैगाम है? क्योंकि कोई काम नहीं है जो आपने सोचा फिर आपने वो किया ज़रूर है। अब मैं यही कहता हूँ, मेरा सिर्फ सिंपल सा एक है कि जो मैं यहाँ के पाकिस्तान आता हूँ तो जो हालात दिखता हूँ यहाँ के जो यंग जनरेशन या लोगों के, सिर्फ जो है ना सच बोलना सीखे, बस झूठ ना बोले बस। क्योंकि वो झूठ बोलते हैं तो हर वक्त परेशानियों में रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि कहाँ पे क्या बोला था। सच बोलेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी आपकी और खुश रहेंगे। मैंने तो ये सीखा कि आप सच बोलें और आप हैप्पी रहेंगे सारी ज़िंदगी। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी ही बात में ऐड करना चाहूँगी, पाकिस्तान में यंग लोग यही पूछते रहते हैं कि हमारे लिए कोई क्या करेगा। अब या है, सऊदी में हैं, उन्होंने ये नहीं सवाल किया कि ये अवाम, ये दुनिया, ये लोग मेरे लिए क्या करेंगे। उन्होंने सोचा कि मैंने कुछ डिफरेंट करना है, मैंने कुछ यूनिक करना है, मैं अपनी जगह खुद बनाऊंगा। सो ये लगे रहे, एक के बाद दूसरी चीज़ की, एक के बाद दूसरी अचीवमेंट की और कामयाबी हासिल करते चले गए। तो आपका अगर कोई पैशन भी है, आप उसको प्रोफेशन बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने मेहनत करनी है, आपने एफर्ट्स करने हैं। आगे अल्लाह के हाथ में है कि वो आपको कामयाबी देंगे, और क्यों नहीं देंगे अगर आप सिंसियरली आगे बढ़ेंगे तो। एंड रिमेंबर, एफर्ट आप नहीं करना है व्यूअर्स। किसी भी इंसान को सिल्वर प्लेटर पे कुछ भी नहीं मिलता, और जिनको मिलता भी है उनको फिर दूसरी जगह पे कोई ना कोई चीज़ कवर करनी पड़ती है। सो इफ़ गॉड इज़ बीइंग काइंड, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उनको अवेल ज़रूर करें और दूसरों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। थैंक यू सो मच आया, ब्लेस यू। थैंक यू। व्यूअर्स, अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं, करंटली हमारी T20 वर्ल्ड कप की जो है वो ट्रांसमिशंस भी जारी हैं, मैचेस भी जारी हैं। बहुत ही एक्साइटिंग टाइम चल रहा है, हर बंदे की नज़र क्रिकेट पे है। तो ब्रेक के बाद ज़रा एनालिसिस लेंगे आज के मैच का, अपनी पाकिस्तान की टीम का, कहाँ पे हम स्टैंड करते हैं और क्या हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं, ICC T20 वर्ल्ड कप जारी है और T20 वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस आप PTV स्पोर्ट्स पे देख रहे हैं। दिन में 3-3 मैचेस होते हैं। जो क्रिकेट के शौकीन हैं उन्होंने तो अपने दफ्तरों से लॉन्ग लीव ले ली है
कि 24 घंटे हम मैचेस ही देखें, विच इज़ ग्रेट एंड वेरी वेरी एक्साइटिंग ऑल्सो। जैसे कि आप जानते हैं T20 वर्ल्ड कप की नशरियात के हवाले से PTV स्पोर्ट्स जो है एक बहुत ही अमेजिंग शो कर रहा है, गेम ऑन है के नाम से। और गेम ऑन है पाकिस्तान में सबसे देखे जाने वाले क्रिकेट प्रोग्राम्स में से एक है। इसका क्रेडिट ऑफ कोर्स उसामा को, हमारे जो हेड ऑफ स्पोर्ट्स हैं उनको जाता है। उसामा के साथ मेरी अक्सर बातचीत भी होती है एंड उसामा साहब ऑनेस्टली हैज़ गॉन आउट ऑफ हिज वे। पिछली भी जो उन्होंने जिन चीज़ों को ओवरसी किया, ही डिड एन अमेजिंग जॉब। इस बार भी एक अमेजिंग पैनल तैयार किया आपने, इंटरनेशनल लोगों को भी इंगेज किया। ये कोई आसान काम नहीं है। हमारे मुल्क के बड़े स्टार्स को भी उन्होंने इंगेज किया और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के मुबशर तौकीर शाह साहब, उनको भी मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी। और हमारी ऑफ कोर्स मैम शहीरा, हमारी चेयरमैन साहिबा, शी इज़ ऑल्सो सेक्रेटरी साहिबा, उनको अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। बड़ा एक एफ़र्ट किया गया है आप तक इन मैचेस को बड़े बेहतरीन अंदाज में पहुँचाने के लिए। एंड देन उसके साथ साथ कोर्स PCB को भी क्रेडिट देना बनता है। एंड अगर हम स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्पोर्ट्स एनालिस्ट में हमारे उस प्लेटफॉर्म पे मार्टिन गप्टिल हैं, शोएब अख्तर हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं और यूनिस खान शामिल हैं। देन गेम ऑन है को जो होस्ट कर रहे हैं उनमें शहजाद एहसान खान हैं, रोहा नदीम हैं एंड ऑफ कोर्स एरन हॉलैंड जिनको बाहर से बुलाया गया है। सो ज़रूर गेम ऑन है, आप लोग देखा करें। और आज जैसे कि आप जानते हैं मैच है पाकिस्तान वर्सेस US का, जिसके बारे में एक्साइटमेंट बहुत है लेकिन मेरी कन्फ्यूजन भी बहुत है। तो आज कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए मैंने 2 दोस्तों को बुला लिया कि भाई आप लोग बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, आप मुझे समझा दें। तो प्राइवेट चैनल्स पे तो दोनों लगे हुए हैं और अदरवाइज़ भी मैंने कहा ज़रा इत्थे आके भी ज़रा कोई दोस्ती यारी वाला काम कर दें, कोई दोस्ती यारी वाला काम कर दें। सो कल रात को जो मैच खेला गया, जो मतलब जिसके बारे में बड़ी लोगों को क्यूरियोसिटी थी, 3 खेले गए बट इंडिया वर्सेस आयरलैंड का जो मैच था उसमें विनिंग टीम इंडिया रही। 8 विकेट से जीते और इंडिया ने 97 रन्स, 2 आउट, आयरलैंड के 96 ऑल आउट हुए। सो हेंस इंडिया वन, क्लोज मैच। एंड देन आज के मैच की जब बात करें तो हमारे एक्सपर्ट्स इस्मा असलम, मेरी लाडली, मेरी प्यारी, मेरी जान, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं। वैसे तो एज अ प्लेयर आती थी शो पे और मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं देखती हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह शी इज़ डूइंग सो वेल। और एक बात मेंशन की थी एक दफ़ा इन पासिंग के, आप ही मेरा दिल है कि मैं ये करूँ, तो मैंने कहा अच्छा करी यार, मुझे क्या पता था कि बहुतों को पीछे छोड़ जाएगी हमारी ये लड़की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन एज ऑलवेज। एंड देन ऑफ कोर्स आप होस्ट भी कर रहे हो T20 के वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन ऑन अ प्राइवेट चैनल, तो हम मौका मिलता है तो वो भी देख लेते हैं साथ साथ। शुक्रिया। एंड देन अदनान अकमल, इनको कौन नहीं जानता, ना हम इनको छोड़ते हैं ना प्राइवेट सेक्टर इनको छोड़ता है। PTV तो खैर जैसे ही इनको दबोच सकता है हम इनको दबोच लेते हैं और अक्सर ट्रांसमिशन इन्होंने हमारे साथ होस्ट किए हैं। ही इज़ अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। लेकिन उससे कई गुना बढ़ के आप एक विकेट कीपर और बैट्समैन हैं। आपने पाकिस्तान की तरफ से 21 टेस्ट मैचेस खेले हैं एंड साथ साथ बहुत से रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस फॉर टेकिंग आउट द टाइम। बहुत अच्छा लगा वैसे, और बड़ा ही अच्छा आपने इंट्रोड्यूस दोनों का करवाया तो बहुत ही अच्छा लगा, तो आउटस्टैंडिंग। अच्छा गाइस, सबसे पहले तो मुझे एक आज के मैच की बात समझा दो। टेंशन में क्यों आए हुए हैं लोग? US की टीम को कल परसों नहीं बनी तो पाकिस्तान उनसे तो जीत ही जाएगा। मुझे पता है मैं बिल्कुल बच्चों वाली बात कर रही हूँ लेकिन आपस में तो हम लोग की यही बात चल रही है कि यार पाकिस्तान एंड US का मैच है। US कौन सा अरसा कब से क्रिकेट खेल रहा है? कब से वैसे US पार्टिसिपेट कर? 4-5 साल हो गए उनको खेलते हुए, लेकिन तो न्यूअर टीम है लेकिन अब अच्छा खेल रही है ना उनका। अगर आप अभी रीसेंट वाले देखें तो उन्होंने बांग्लादेश को 2-1 से सीरीज हराई है। अभी उनका जो ओपनिंग मैच था वर्ल्ड कप का कनाडा के खिलाफ, उन्होंने अच्छी कामयाबी हासिल की है। हमारी टीम का क्या है ना कि हम जितने मर्जी पुराने हैं पर हम जिस टीम के साथ खेलते हैं ना उनके लेवल पे आ जाते हैं, तो हाँ। डर ये है लेकिन एक्साइटमेंट भी है कि उस पाकिस्तान का पहला मैच है गाइस। एग्जैक्टली। क्योंकि देखें पाकिस्तान के मैच की बात करें तो क्यों ज़्यादा लोग डर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन जो टीम है, USA की टीम है, वो मोस्टली उस कंडीशन पे खेलती है। उनको आइडिया कि ऐसी पिचेस की आदत है, ऐसी पिचेस पे कैसे मैनेज करना अपने आप को, और इसी वजह से शायद थोड़ा सा लग रहा है। लेकिन जो मैं ब्रेक में आपको कह रही थी कि भाई स्टीवन टेलर है, कॉरी एंडरसन है, फिर आ गए हरमीत सिंह, मिलिंद कुमार, नसारग पटेल, अली खान, नीतीश कुमार, मतलब जसदीप सिंह, तो बेसिकली उन्होंने साउथ एशियन
डिसेंट के ऑब्वियसली हैं तो वो अमेरिकन ही, राइट, यूएस के सिटीजन हैं, लेकिन उन्होंने साउथ एशियन डिसेंट के सबसे ज्यादा लोग उठाए हैं। अच्छा, इसमें जुगन बहुत सारे हैं भी नहीं वहाँ के नेशनल। ये लड़के पाकिस्तान में रिसेंटली खेलते हुए वहाँ चले गए हैं और यूएस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखें, अमेरिकन जब क्रिकेट ज़्यादा पॉपुलर हुई तो अमेरिकन से क्या किया कि दुनिया में जो मुख्तलिफ जगह से दुनिया से ना प्लेयर उन्होंने उठाए और अपने मुल्क में लेके चले गए, जिसमें सबसे ज़्यादा कैरिबियन है, इंडियन बहुत ज़्यादा है, अच्छे प्लेयर है, फर्स्ट क्लास के प्लेयर थे, उनको सिटीजन दी, उनको उस जोन में लेकर आए कि हमारी टीम को जाके रिप्रेजेंट करें। तो यही मुझे लग रहा है कि ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं। ये नहीं कि यूएसए ने अभी क्रिकेट स्टार्ट किया है, जो प्लेयर लेकर आए हैं। यूएस पहले बेसबॉल ज़्यादा खेलता था क्योंकि बेसबॉल इज़ लाइक देयर नेशनल स्पोर्ट एंड सबसे ज़्यादा बेसबॉल की ही बात की जाती थी एक वक्त में। अब तो खैर और भी बहुत से स्पोर्ट्स खेल रहा है यूएस, लेकिन बिकॉज बेसबॉल इतना वहाँ पे खेला जाता था और बेसबॉल और क्रिकेट सिमिलर इनफ है कि अगर बेसबॉल प्लेयर्स भी इस तरफ आना चाहें तो वो आ सकते हैं और क्रिकेटर्स भी बेसबॉल की तरफ जा सकते हैं, मतलब इंटरचेंजेबल हो सकता है अगर आप ये भी करना चाहें। टेक्निक बहुत डिफरेंट है आई गेस, ये अदनान बेहतर बता सकेंगे कि मतलब बैट एंड बॉल वाला जो कॉन्सेप्ट है। देखिए, जो पुराने लोग थे, जो यूएसए के लोग थे, तो वो ज़्यादा बेसबॉल को लाइक करते थे, इसी वजह से क्रिकेट वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई। जब उनको समझ आई कि क्रिकेट जो है वो ज़्यादा लोगों को जैसे क्राउड ज़्यादा एंजॉय करता है क्रिकेट को, आप देखें दोनों मैचेस आप देखेंगे 100% more engaging। देखें उसमें होम रन एक कभी कभी लगता है कि बहुत ही अच्छा शॉट लग गया तो वो ग्राउंड से बाहर चला गया। तो गोरों को जब समझ आई कि ये यूएसए लोगों को समझ आई कि क्रिकेट में ज़्यादा छक्के चौके लगते हैं, ज़्यादा रन्स होते हैं, ज़्यादा एंजॉय क्राउड करता, तो इसी वजह से उन्होंने क्रिकेट को इन किया और देख लें कितना अच्छा ऑर्गेनाइज किया। इसीलिए इस बार रखा भी यूएस के अंदर है और देखें यूएसए की टीम को भी रखा उन्होंने। कभी भी वो क्वालिफाई राउंड जरूर खेलती थी यूएसए की टीम, पर इस तरह वर्ल्ड कप नहीं खेली। और देख लें उन्होंने सरप्राइज़ कर दिया, जिस तरह मैं बिल्कुल बात से एग्री करता हूँ, जिस तरह बांग्लादेश को उन्होंने आउटस्टैंडिंग कर दिया और इतना अच्छा उन्होंने मैचेस खेले। और सीरीज़ भी, टेस्ट नेशन को सीरीज़ हराना कोई आसान बात नहीं है। और इसी तरह ही उसने उनके पास ऐसे प्लेयर अवेलेबल हैं कि वो किसी भी टीम को डोमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन से वो वाकिफ़ है। पिचेस में अगर पिचेस की बात करें तो पिचेस की उस तरह बाउंडिंग नहीं है, उस तरह बाउंसिंग है, बैट बाउंस है। कल के मैच का देखें, आयरलैंड के मैच की बात करें हम, जो इंडिया और आयरलैंड का मैच खेला गया, वहाँ पे ऑकवर्ड बाउंस बहुत ज़्यादा हुआ है। ऐसे बॉल हुए हैं कि वो गुडलैंड से बाउंसर की तरफ गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में फास्ट बॉलिंग के सामने बैटर्स के लिए रन्स करना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से तो जो क्या पाकिस्तानी टीम को भी फिर मुश्किल होगी, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया सिमिलर पिचेस पे खेलता है, राइट? एग्जैक्टली ऐसे नहीं, होगा। अभी जो आज हमें मैच खेलना है, कल इंडिया ने न्यूयॉर्क में खेला है, हमें आज हमने डैलस में डैलस खेलना में है। तो डैलस की जो विकेट है वो थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रही है। पिछला मैच कंप्लीट नहीं हुआ बारिश की वजह से, लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट है। न्यूयॉर्क की पिच जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट बिहेव कर रही है। वो जो डिस्क्राइब कर रहे हैं ना कि अनइवन बाउंस है वहाँ पे, आपको समझ नहीं आ रही। एक तो वो ड्रॉप इन पिच है, तो वो पिच जाहिर है उसका 9 बिहेवियर। तारीख को जो मैच होने वाला ना इंडिया हाँ और जी। पाकिस्तान का, एक यब पड़ा हुआ है पूरी दुनिया में। हाँ जी। Exactly और ऐसे। इमेजिन करो, मुझे कोई 2-4 लोगों ने फोन करके कहा कि यार तुम्हारे पास टिकट तो नहीं है। मैंने कहा मैं पाकिस्तान में बैठी हूँ, मेरे पास टिकट है पीटीवी स्पोर्ट्स का, $2500 मैं तक की पीटीवी टिकट स्पोर्ट्स बिकी है। एचडी पे देखूंगी और मुझे उतना ही मजा आएगा जितना स्टेडियम में, बल्कि शायद स्टेडियम से ज्यादा मजा आए। एक सच्ची बात बताऊं, ग्रांटेड स्टेडियम में देखने का मजा आता है, लेकिन टीवी स्क्रीन पे आप कोई चीज मिस नहीं करते हो। अब आपको हर चीज Plus the comment, रिप्ले में मिलती है यार। प्लस द कमेंट्री। हाँ, कमेंट्री got to आप know कि एंजॉय हो क्या कर रहा है रहे उसके हैं। अंदर। और उसके बाद अगर देखिए मैच, क्योंकि वहां पे भी बैठ के अक्सर ऐसा होता है, अक्सर लोग हाँ। वहां पे बैठ के अपनी कमेंट्री भी साथ सुन रहे होते हैं। Yeah. तो वो फिर बहुत ही जो ये करना है तो वो आई मीन जाएं देखें ऑन ग्राउंड। वहां पे तो मिलियनर्स हैं जिनको टिकट नहीं मिल रहे और जो मिन्नतें तरले कर लें कि किसी ने अगर खरीदा हुआ है तो हमें बेचते हैं, हम किसी भी कीमत पे लेने के लिए तैयार हैं। देखिए अमेरिका में फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप हो रहा है, तो लोग इंडियन, पाकिस्तान, एशियन कम्युनिटी वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का जो हम टीवी पे मैच देख रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है इंडिया पाकिस्तान जो है अमेरिका में इकट्ठा हो रहा है और मैच खेल रहा है, तो उसके लिए हाइप जो है बहुत ज़्यादा और देखो जो है। खुला बात खेल ही और सकेंगे। है। देखो हम कभी अगर पाकिस्तान में इंडिया के खेलेगा, पाकिस्तान उधर जाके खेलेगा, इवन दुबई वगैरह, इतने सिक्योरिटी और इतने और मामलात होते हैं। अमेरिका में एटलीस्ट इजी होके, रिलैक्स्ड होके वहाँ पे खेल सकेंगे। उधर क्राउड वही आएगा जो फैंस है, अब चाहे वो ज़्यादा इंडियंस हो, ज़्यादा पाकिस्तानी हो। आई नो श्रीलंकन बड़े एक्साइटेड है, बांग्लादेशी बड़े एक्साइटेड है, वो भी आके इंडिया पाकिस्तान का, क्योंकि एक
एक vibe ही अलग है इस जंग है ना। और इस जंग मैच है। की वाइब ही अलग है It's not a बिल्कुल। match, this is जंग। आपस में जो मैच खेलते हैं तो मैं नहीं, मुझे कहता हूँ लगता है कि इसको मैच तक ही रहने देते हैं, जंग देखिए नहीं कहते, देखिए इसको मैच तक रहने देते हैं। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट अल्लाह का शुक्र है संडे है, छुट्टी होगी। नहीं, इतना कंपटीशन होता है। देखिए ये फ्रेंडली आपस में होते हैं ग्राउंड से बाहर, पर जब मैच खेल रहे होते हैं इंडिया और पाकिस्तान की टीम आपस में, यही हो रहा था कि हमने एक दूसरे को बीट करना। ये मैच प्रेशर का मैच होता है और प्रेशर में जो ज़्यादा अपने आप को काम करता है और जितना भी हैंडल कर सकता है ना, वही परफॉर्म करता है। क्योंकि इस मैच में क्राउड तो बहुत ज़्यादा शोर कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें लगा रहा होता है इंडिया पाकिस्तान की। तो ये मैच जो होता है वो प्रेशर का होता है। इसमें जो है ना, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो मैच है ना, कंडीशन जो है, जो पिच जो है वो जहाँ पे मैच है न्यूयॉर्क में, तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ बॉलिंग ऐसी है कि दोनों टीमें जो है बॉलर्स जो है डोमिनेट करेंगे बैटर्स के ऊपर। और बैटिंग के लिए ये कंडीशन बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों तरफ जो है ना फास्ट बॉलर। आपका तो ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है, आप बेहतर हमें गाइड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि दोनों तरफ ऐसे बॉलर है, पेस इनके पास है दोनों टीमों के पास, तो बैटर्स के लिए इतना आसान नहीं होगा रन्स करना। और मुझे नहीं लगता है कि ये हाई स्कोरिंग मैच होगा। हाँ, वो क्योंकि तो- दोनों टीमों वो को तो देखते कोई भी हुए- नहीं करने देगा स्कोर, वो तो चले, वो तो भी आगे। अभी मुझे आज के मैच का बताएं। देखिए आज के मैच की बात बताऊं तो पाकिस्तान पहला मैच खेल रहा है, ज़रूर प्रेशर में होगा क्योंकि ऑलरेडी जो है यूएसए एक मैच जीत चुका है, तो वो भी प्रेशर होगा। कनाडा से जीता है। तो कनाडा की टीम को देखो, वर्ल्ड कप का कोई भी मैच है किसी और भी भाई टीम को- मुझे कनाडा से इश्क है क्योंकि मेरा दूसरा घर कनाडा है, लेकिन देखिए कनाडा के क्या क्रिकेट है वर्ल्ड वहाँ? कप का मैच है, इसको जो भी टीम खेली इसको हल्का नहीं easy- लेना। हल्का नहीं लेना क्योंकि अच्छा, कंडीशन ये ऐसी है। वो एक्चुअली फॉर्मेट भी वैसा है ना कि आप किसी को भी हल्का नहीं ले सकते। 20 ओवर की गेम है, एक सेशन में कोई हैवी हो गया जरा आपके ऊपर। तो मुझे भी डाल देते किसी टीम के अंदर। इसमें ना आपकी T20 टीम गेम में इधर ना टेक्निकलिटी जरा पीछे रह जाती हैं। आपका टेम्परामेंट कैसा है, आप उस सेशन में किस तरह कर रहे हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अभी यूएसए ने भी जो सीरीज जो है बांग्लादेश से जीत ली, हमें आयरलैंड ने अभी रिसेंटली हराया है, फिर इंग्लैंड से भी 2 मैच हार के यानी जा रहे हैं। कि जिस तरह की मैं बातें कर रही हूँ वो बातें ना करें और ओवर ना हो बेसिकली। नहीं सीधी बात है, वो होता है ना बंदा एक्साइटेड होगा, देखो बड़ी वो कहते हैं ना बड़े बोल नहीं बोलने। देखिए, on इस paper- मामले में इसमें हमने बड़े बोल नहीं बोलने हाँ। क्योंकि हमने इवेंचुअली जीतना है वर्ल्ड देखिए कप। अगर ऑन पेपर इस बात ट्रिप- करें इस ना, बार। ये वैसे ऑन मुश्किल पेपर बात अगर है, बात लेकिन करें, चलें। अगर ऑन पेपर अच्छा, बात करें तो पाकिस्तान की टीम जो है वो बेटर है, उनके पास जो है बैटिंग ऐसी है, बॉलिंग ऐसी है कि किसी भी टीम को डोमिनेट कर सकते हैं। पर दूसरी तरफ अगर यूएसए की बात करें तो वो कंडीशन से उनको ये कंडीशन, होम कंडीशन उनको सूट करती हैं, तो मैच इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान के जीतना। इसकी बात आपने सुनी नहीं है, आप अपनी अगली बात पे निकल गए। कहती है ये तो जरा मुश्किल लग रहा है मुझे कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीतेगा। देखिए, ये वर्ल्ड- नेगेटिव औरत है। देखिए, जब- हमने इससे बात ही नहीं करनी, हमने अब इससे देखिए- बात नहीं करनी है। देखिए इसमें T20 बहुत बुरी बात है यार। देखिए देखिए, मैं फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ। नहीं सुने मान- मैंने आपके फैक्ट तो मैं भी दे रही थी, तो आपने कहा ये दिल फैक्ट तो मेरा भी नहीं है। चाहता है कि हम जीतें, दिल मेरा भी चाहता है कि वर्ल्ड देखिए, कप के बाद ये आप मुझे पाकिस्तानी गलत हम साबित चाहते करें। हैं कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप जीत के आए। और अगर टीम की बात करें तो इससे बेस्ट टीम पाकिस्तान नहीं बना सकता था। जो भी परफॉर्मेंस प्लेयर थे जिन्होंने पीएसएल में ये इतने सालों से परफॉर्म ना कर रहे करें, हैं, वो सारे 5 ओपनर्स हैं आपकी टीम में, आप कह रहे हैं इससे बेहतर टीम नहीं बन सकती। बेटा कैसी आप बातें कर यूएस रहे हैं आप? को रिप्रेजेंट करने नहीं, आई मैं हैं आज। पाकिस्तान नहीं को- मुझे आप मैं बताएं आप जानती हूँ। किसके साथ हैं। जितनी हमारी टीम अनप्रेडिक्टेबल है उतनी आपकी बातें इस वक्त अनप्रेडिक्टेबल निकल रही हैं। देखिए- बॉस वी आर नॉट टॉकिंग टू हर एनीमोर। हाँ चले ठीक है जी। सर ये जो आप दीवार- कहते आप सर मुझे बताएं आप हाँ। फेंकू। नहीं जाने दे। अच्छा ठीक, सर आप मुझे सर हुक्म कीजिए। देखे ना, अगर परफॉर्मेंस की बात करें ठीक है। अच्छा लेट्स टॉक अबाउट द स्क्वाड। स्क्वाड पाकिस्तान के अगर स्क्वाड की बात करें तो पाकिस्तान के पास ऐसे बॉलर्स हैं, स्पिनर हैं। इब्रार भी शायद आज मैच खेलेगा, सैम अयूब खेलेगा, क्योंकि आज़म मुझे नहीं लग रहा कि शायद मैच खेलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद उसकी जगह पे उस्मान को कीपिंग कराएंगे, रिजवान कीपिंग करने जाए। सैम अयूब को खिलाना पड़ेगा क्योंकि उसने सारे वर्ल्ड कप के मैचेस वेस्ट इंडीज़ में खेलने, वहाँ जाके उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। आज़म उस तरह नहीं परफॉर्म कर सका। अगर आजम लास्ट ने मैच फिर की तो आजम को भी खिलाएं। अगर इस बात पे आप साइम को खिला रहे हैं देखिए- तो आजम ने भी तो सीपीएल में परफॉर्म किया है, कंडीशन देख देखिए, सी हैं, फिर मैं उसको भी as a- खिलाएं। आप as a क्यों wicket उसको keeper टीम से अगर बाहर रख रहे मैं- तू बड़ी लड़ाकी है इसमा। हैं? मैं डिसएग्री कर रही हूँ बस। नहीं, मैं एंजॉय भी कर रही हूँ, इसलिए तो बार बार ऐसे कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर परफॉर्मेंस। वर्ल्ड कप का मैच है, वर्ल्ड कप खेलने जाना है। अगर इस तरह की उसकी परफॉर्मेंस रही तो कहीं ना कहीं टीम के ऊपर प्रेशर ज़रूर आएगा। एक कैच टी20 क्रिकेट में कैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जिस तरह उससे कैच ड्रॉप हुए हैं तो मुझे लगता है कि उसके लिए
बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा वर्ल्ड कप के, क्योंकि यहाँ पे बॉल बाउंस भी रह रहा है, लो भी रह रहा है, ऑकवर्ड बाउंस भी हो रहे हैं, बहुत किस ज्यादा spinners की- कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं गाइस। देखिए वो हमारे यहाँ आप जब सिर्फ हमारे नहीं, मतलब जनरली हर टीम जो जनरली है ना, जनरली भी देख से लें। कम है। मुझे कुछ लग रहा है कुछ फंबल, मतलब वो तो कहते हैं कुछ फंबलिंग चल रही है, क्योंकि पिच की समझ ही नहीं आ रही ना बहुत आज से लोगों को। ओमान भी जो उन्होंने कैच है, उन्होंने भी जो है कैच छोड़े थे, ऑस्ट्रेलिया जीत गया 39 रन से। अगर वो कैच पकड़ लेते तो शायद मैच सिचुएशन डिफरेंट होती, पल्ला पलट जाना हो जाता है, पर कैचेस ड्रॉप जरूर हो रहे हैं। T20 क्रिकेट में जब आप कैचेस ड्रॉप करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं प्रेशर जो है ना वो बॉलर्स के ऊपर रहता है। आप अगर विकेट पे विकेट गिरती है, आप जब कैचेस पकड़ते हैं तो फिर बॉलिंग जो है ना वो ज़्यादा डोमिनेट करती है। आप ये कह रहे हैं कि आज शायद बाबर आजम नहीं खेलेंगे, नहीं आपको किसने कहा, टॉस किससे करना है? तो वही तो मुझे कंफ्यूजन हो रही है। बाबर तो खेलेंगे, बाबर साइम तो अयूब खेला, की बात कर रहे थे सैम अयूब है। सैम देखिए अगर मैं टीम की बात करूं तो बाबर है, रिजवान है, इफ्तिखार खेलेगा, फ़खर खेलेगा, सैम है, उसके बाद उस्मान है, फिर नसीम शाह है, हाँ, नसीम और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी होगा, शादाब होगा, और शायद इब्रार या वो सैम अयूब में से, अब देखते हैं दोनों में से किसको खिलाते हैं। आई डोंट थिंक सो कि जो है आजम खान मैच खेलेगा आज का, शायद मुझे लग रहा है उसकी आई थॉट दैट्स व्हाई आई गॉट कंफ्यूज व्हेन यू सेड आजम, तो आता है क्योंकि कभी-कभी बाबर आजम को हम आजम भी कहते हैं, मैं तो सॉरी वो मेरी कंफ्यूजन थी। मैंने आपको कहा ना मैं बहुत नालायक हूँ, मैं समझना चाह रही हूँ कि होगा देखिए क्या। मैं इस ये बिल्कुल बात से एग्री करेगी कि T20 क्रिकेट में आपको इस तरह के प्लेयर चाहिए होते हैं जो बिटवीन द विकेट जो है ना वो तेज़ रन करें, और मैच जो है स्पीड से चल रहा होता है, मैच चल रहा होता है, उसमें आपको बिटवीन द विकेट आपको तेज़ भागना पड़ता है। आजम की जिस तरह की फिजिक है, मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएगा, वो रन्स करता है। देखें अगर लास्ट मैच में देखें, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द स्क्वाड? स्क्वाड हमारी सिलेक्शन जिस तरह की है उसमें से ही हमें 11 चूज़ करने पड़ेंगे, बट आई थिंक वही होगा हमारा ओपनिंग पेयर। तो हमने क्योंकि पिछले 5 महीने में साइम अयूब के साथ ट्राई किया है, कुछ इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाए वो एज एन ओपनर आके, तो मुझे लगता है रिजवान और बाबर ही आएंगे। तीसरे नंबर पे फिर उस्मान आ जाएगा, फिर फ़खर आ जाएगा, फिर इफ्तिखार। शादाब को अगर खिलाते हैं तो शादाब की भी परफॉर्मेंस तो वैसे ऐसी नहीं है, मुझे लगता है इब्रार के साथ जाना चाहिए। आपके पास जब एक बंदा बेंच पे बैठा हुआ है जिसने नहीं खेला हुआ, जो एक सरप्राइज पैकेज हो सकता है, तो उसके साथ क्यों ना जाएं? आप क्यों शादाब के साथ जाएं जो लेकिन 2 साल जान से नहीं इस कर स्टेज पा पे रहा? एक्सपेरिमेंट्स मारना कोई अकलमंदी तो नहीं है ना। आप यूएसए के साथ कर सकते हैं अगर आप देखो ना, जैसे कि आजम खान का भी मुझे आई जस्ट रियलाइज कि ये मोइन खान के बेटे हैं ना। जी 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 और बात ये कि अगर इन्होंने विकेट कीपिंग नहीं की तो बेचारे क्या करेगा, फिर बैठा रहेगा। नहीं वो फिर मुझे लगता है वो टीम का हिस्सा ही नहीं होंगे, फील्डिंग तो वो नहीं कर सकते उनकी इसी वजह फिटनेस के से साथ। देखिए फिजिक नहीं है ना, चले उसकी हाँ। नहीं है फिटनेस, विकेट कीपिंग ही कर सकता है और क्या विकेट करेगा। कीपिंग ग्राउंड में ग्राउंड मुझे लगता है आज वो फील्डिंग नहीं टीम कर का सकते। हिस्सा नहीं, मुझे लगता है आज प्लेइंग 11 में वो नहीं होंगे, आज नहीं होगा। आज नहीं नहीं होंगे। होंगे शायद। अच्छा। मुझे लगता है कि शायद इब्रार या सैम अयूब में से दोनों को खिलाए। अगर तो फिर अब से- मेरा वही वाला सवाल बनता है कि अगर एक देखिए, बंदे की मैं- प्रॉपर फिटनेस नहीं है हम क्यों लेके गए? वो मैं बताती हूँ, जब सिलेक्टर ने उसको सिलेक्ट किया था तो कहा ये गया था कि वो और सीपीएल, साइम अयूब की तो हर जगह ही तारीफें हो रही हैं, जिधर भी देखो सोशल लेकिन मीडिया। देखिए उनकी- सैम अयूब उनकी की मैं इसलिए तारीफें- बात कर रहा हूँ कि उसकी हाँ, हाँ। आपने कहा कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, पर वो जितना भी खेलता है T20 क्रिकेट में जो बॉल कम 133 का स्ट्राइक रेट है उनका। आप ये बातें 134 144 का पिछले अगर 14-15 मैचेस देख लें तो बाबर का है, 133 का साइम अयूब का है, तो आप किसके साथ जाएंगे फिर मुझे बता देखिए दें। फिर इस तरह तो कोई भी नहीं जो खेलेगा गन फिर। काजिम के साथ इस तरह तो फिर कोई नहीं खेलेगा। तो मैं देखिए, वही कह रही हूँ ना कि आपने जो सैम हल अयूब जो है ना कम बॉल जो कंज्यूम करता है, पर रन्स के पीछे ज़्यादा जाता है पावर प्ले में। देखें वो अगर रन्स कर लेता है पावर प्ले में 50 से 60 रन्स, तो आपका ऑलरेडी जो है ना वो नीचे जो बैटिंग मेरा सवाल ये है कि अगर 50-60 ही करने हैं आपने पावर प्ले में, तो बाबर रिजवान नहीं कर रहे थे 50-60, वो भी कर रहे थे। इस तरह तो फिर जो है फ़खर आपने जो है आप चेंज क्यों करना चाह रहे हैं फिर ओपनर को? आप ये देखें ना कि आपका ओपनर भी नंबर अच्छा 4 पे जुगल आ रहा है। परेशान हो रही है, क्या हो गया अच्छा, मेरे शो में? नहीं मैं सीख रही हूँ। देखिए, मैं सोच रही हूँ अगर मैं ये इन बात बातों पे कितनी रील्स बना सकती अच्छा हूँ। मैं इस पे बात चोरी कर रहा हूँ। करके। देखो ऐसे तो फ़खर भी ओपनर है, वो नंबर 4 पे आ रहा है, वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में नंबर देखिए आपने पिछले 5 महीने में जो आपने ट्राई किए हैं कॉम्बिनेशन, आपने फखर को ओपन तो नहीं कराया ना? नहीं कराया, तो पर वो तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा ना कि आप उसके साथ ओपन जाएंगे, जब पिछले बाबर और 5 महीने में रिजवान नहीं और कराया। सैम अयूब के होते हुए मुझे नहीं हाँ, लगता कि वो अगर वो ओपन एज ए ओपनर खेलेगा तो मैच भी खेलेगा, तो इसी वजह से उसको वो तो नंबर 4 पे, मैं वही बात कर रही हूँ कि वो तो नंबर 4 पे ही आएगा। बहरहाल हम इस पे बात करते हैं। देखिए आज का मैच जो है ना पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएसए की टीम आप इतना आसान नहीं कह सकते उसको कि उससे
इतने आसानी से जीत जाएंगे। उनको जो कंडीशन है, उनके बॉलर्स को आइडिया है कहाँ पे बॉल करना है, किस तरह रन्स करने हैं। कैरिबियन उनके पास प्लेयर हैं, इंडियन प्लेयर हैं, अच्छे स्पिनर हैं, अच्छे फास्ट बॉलर हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा कंपटीशन देखने को नज़र आएगा दोनों तरफ से। किसको ओपन करना चाहिए? आप दोनों का मैं सेपरेट ओपिनियन लेना चाहती हूँ, बिकॉज आई लाइक द फैक्ट दैट आप दोनों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अगर एक ही हमने देखे, यही तो चीज़ है, यू आर रिप्रेजेंटिंग हमारे क्रिकेट फैंस एंड क्रिकेट लवर्स का पॉइंट ऑफ व्यू। हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और आई फर्मली बिलीव कि हर बंदा एक मौजूद अंदाज में डिसएग्री करे एक दूसरे के साथ। व्हाई नॉट? देखिए, लेट्स सी ना फिर रात को होता क्या है। मजा इस कॉन्वर्सेशन का इसलिए आता है क्योंकि ये शो जब रिपीट पे जिसने यूट्यूब पे भी जाना है, रिपीट पे जाना है, तो वी कैन ऑलवेज गो बैक एंड लुक। अच्छा, देखिए कहा था बॉस ने ये कहा था, देखते हैं कि कहाँ जाती है बात। हु शुड बी ओपन विद आपका ओपिनियन एंड व्हाई? Who should we open with and why? Separate opinion doesn't matter. देखिए, अगर पाकिस्तान के आज के मैच की बात करें तो मुझे लगता है कि सैम अयूब जो है वो ओपन करेगा, और उसके बाद यार करेगा या करना चाहिए? मेरे ख्याल से करना चाहिए। अगर उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, you are in charge, आप किससे करवा रहे हैं? देखिए, सैम अयूब को ओपन करवानी चाहिए। वो बॉल जो है वो कम जो है कंज्यूम करता है, पर रन्स के पीछे जरूर है। यहाँ पे जो है ज्यादा जो अटैक कर रहा है, रिस्क लेना भी है तो शुरू में लेके। देखिए, आपने उसको वर्ल्ड कप में रखा, आपने उसको स्कॉट में रखा है, तो उसको सारे मैच खिलाने पड़ेंगे, फिर उसको पूरी अपॉर्चुनिटी जो है ना आप उसको दें वर्ल्ड कप की। और मुझे लगता है कि वो ऐसा प्लेयर है कि डोमिनेट कर सकता है, तो मुझे लगता है कि उसको ओपन करवानी चाहिए। व्हाट अबाउट यू? 21 मैचेस खेल चुके हैं साइम अयूब, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाए। अगर एक लड़के को आपने 21 मुझे नंबर दो, मैं फोन करके डांटती हूँ। बताओ, तुम बड़ी नाराज बैठी हो। मैं कहती हूँ बेटे ऐसे नहीं करना। मैं नाराज नहीं उनसे। मुझे लगता है कि वो बहुत टैलेंटेड हैं, उनमें टैलेंट है तो वो वहां पे हैं जहां पे उनको होना चाहिए। लेकिन आप कितने चांसेस दे सकते हैं? जानी, यू आर ऑल्सो अ यंग पर्सन। वंस जब आपने शुरू में स्टार्ट किया था, आपने भी किया था। अगर मौका ना मिलता तो कहाँ पहुंचते दोनों? लेकिन 21 मैचेस, देखो मौका तो देना पड़ता है यंग लोगों को। टीम पाकिस्तान जुगन 21 मैचेस आर। अच्छा, मुझे बताएं, अच्छा चले, ये एग्री नहीं है सैम अयूब की ओपन करने से, किसको ओपन करवानी है? मैं बाबर रिजवान से रिक्वेस्ट कर रही हूँ पुत्र, आज प्लीज तुम सुरखरू हो जाना और तुम ही हमें मैच जिता देना ताकि इन दोनों का की लड़ाई खत्म हो जाए। मुझे ये बताओ, ये कह रही है बाबर और रिजवान के साथ ओपन जाएगा। मुझे बताएं, आपका मिडिल ऑर्डर तो ऑलरेडी परफॉर्म नहीं कर रहा। बॉस, मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। ये दोनों बच्चे लड़ पड़े हैं, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद इनको लड़ाएंगे, क्योंकि आज मॉर्निंग में जुगन को हम मॉर्निंग में जुगन बना देंगे। गमों का एक गढ़। ब्रेक के बाद जी व्यूअर्स, हमने बैट इसलिए बीच में रख दिया है, इन दोनों से दूर टेबल को परे करके। कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे का क्या हाल करेंगे। ये इनकी अग्री टू डिसएग्री नहीं हो पा रही, बट डिसएग्री ही होता जा रहा है दोनों का। कितनी लड़ाइयाँ करनी है? दोनों इतने बड़े, आप लोग स्पोर्ट्स एनालिस्ट हो, एंकर हो, क्या मसला है आप लोगों को? ना लड़ा करो, बड़े प्यारे बच्चे हो, ऐसे ना किया करो यार। ये बात गलत करते हैं। ये सैम अयूब की पुराने मैचों की बात करें, अब हमारा वर्ल्ड कप शुरू हो गया, पहला मैच खेलना है। आखिरी वाले 15 मैचेस की बात कर रही हूं। एक देखो, जो गुजर गया वो गुजर गया। अगला मैच जो आना है वो मैचेस आने हैं। रिकी पॉन्टिंग ने तो की है बड़ी तारीफ उनकी। रिकी पॉन्टिंग ने की है। आपने अगर रोहित शर्मा का देखें इंटरव्यू, सॉरी करो सॉरी साहब, रोहित शर्मा का देखो, रोहित शर्मा का इंटरव्यू देखो तो उसने कहा मैंने दुनिया में कोई ऐसा प्लेयर नहीं देखा जो इतनी पेस के साथ ये वाला शॉट खेलता हो। रोहित शर्मा ने किया। रिकी पॉन्टिंग शॉट पे आउट हो रहा है आपका साइम बार-बार। उसी शॉट नहीं, उनका साइम क्यों बना दिया उनके को? वो मेरा के बेटे है, मेरी फुफीदा बेटा जो तुम आए हुए उनको ताने मार रहे हो। अच्छा, मैं बात कर रहा हूं। जस्ट बिकॉज़ देखो, जस्ट बिकॉज़ 3 भाई सुपर हीरो निकला है एक ही घर के, जरूरी नहीं है कि ये हर जगह हो। ये नहीं है कि आप फुफू का बेटा भी और चाचू का बेटा भी उतनी अच्छी क्रिकेट खेलेगा। नहीं, देखें, सैम की मैं इसलिए बात करता हूं कि ठीक है उसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई, पर आपने अगर वर्ल्ड कप की टीम में रखा, उसको इतना लंबा लेके चले टीम के साथ, उसको ओपन कराते रहे, वो पीएसएल में भी करता रहा, हर जगह करता रहा। ये शायद वो एक टाइम था जो जोन था जिसमें नहीं रन्स कर सका। शायद ये वर्ल्ड कप में वो परफॉर्म ऐसा कर दे जो पीछे वाली परफॉर्मेंस है बिल्कुल ही क्लियर कर दे। एक लाइन में मुझे इसका जवाब देना है प्लीज। आपने जिंदगी में कभी एक लाइन में जवाब नहीं दिया, लेकिन आप दे दें। मैं अब देती हूँ। हमें रिकी पॉन्टिंग की तारीफें नहीं चाहिए, हमें रोहित शर्मा की तारीफें नहीं चाहिए, हमें ग्राउंड परफॉर्मेंस चाहिए जो कि नहीं है। बस
सो रूड। मिस्टर पॉन्टिंग, आई वेरी सॉरी, हम किचन की तरफ बढ़ रहे हैं और इतनी कौड़ी कौड़ी बातें करती है ये लड़की, जरा करेलों की बात कर लेते। आप ही बताते हैं जी मैं क्या करूं इनका। अल्लाह की कसम ऐसे लग रहा है कि जैसे हसन और नूर लगे हुए एक दूसरे के साथ, और जिस तरह नूर किसी के काबू में नहीं आती, बात नहीं सुनती वो इसमें, और ये हसन बेचारा अपना पॉइंट बताने की कोशिश करे, वो सुनने के लिए नहीं तैयार। नहीं, मैंने बातें सुन सुन के ना करेलों की कड़वाहट खत्म कर दी है। मैंने कहा जितनी हो गई सारी वो काफी है, और खुद ही अब्जॉर्ब कर लिया। चीजें रेडी हैं जी बिल्कुल रेडी है। करेले प्याज जो है हमने तैयार कर लिया, साथ कच्ची लस्सी है और रायता है इसके साथ। और जुगन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी टीम को जो है गुड लक विश करना चाहूंगी प्लीज। मैं यही आपसे कहना चाह रही थी कि आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दे, क्योंकि इनका तो एक व्यू बन ही नहीं पा रहा। बिल्कुल। तो पाकिस्तानी टीम के लिए मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला करे कि उनकी जितनी भी कोशिशें हैं वो इंशाल्लाह आज कामयाब हों। और बाकी ये कि बैठ के मेरे ख्याल में तबसरा जो है ना, मैं समझती हूँ बहुत आसान होता है, और ग्राउंड में वो प्रेशर फेस करना अपनी फैमिली का भी और अपनी सारी ऑडियंस का भी, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। इसीलिए तो प्लेयर बिठाए हुए हैं कि भाई अपना एक जेन्युइन ओपिनियन दें। कि पता है होता क्या है, अ लॉट ऑफ पीपल विल एनालाइज। मैं ये बात हमेशा कहती हूँ और लोग माइंड भी कर जाते हैं कि भाई जो इंसान जिस स्पोर्ट का एनालिस्ट है उसको कम से कम ग्राउंड पे खेलना चाहिए, बिल्कुल या खेला होना चाहिए। होता ये कि एनालिसिस अक्सर वो लोग दे रहे होते हैं जिन्होंने ऑन ग्राउंड नहीं खेला होता, बिल्कुल, या उनका सिर्फ जर्नलिज्म से एक इंटरेस्ट रहा होता है। जब तक आप उस धूप में, उस सर्दी में, उस बारिश में, उस रोजे की हालत में नहीं ग्राउंड में खेलते, आपको नहीं पता। एंड देन डिफरेंट पिचेस, बड़ा आसान है कहना कि यार यहाँ की पिच फर्क है, वहाँ की पिच फर्क है, बड़ा फर्क पड़ता है। और पता है मुझे एहसास किस तरह हुआ, एक बड़ी ऑड सी चीज़ हुई, और मैं बड़ी सिली सा एग्जांपल दूंगी आपको। हम लोग अक्सर ड्रामों की शूट वगैरह पे जाते हैं, तो एक दिन मुझे ड्रामे की शूट में ना मैंने एक पागल का रोल अदा करना था। तो उन्होंने कहा कि ना ये पागल जिस तरह घास वगैरह में घूम रहे हैं वटेवर, तो उन्होंने कहा आप लोग नंगे पाँव वटेवर, मतलब ज्वेलरी वूलरी किसी ने जिस तरह पागल खा रहे, पुरानी बात। अच्छा मैंने ना जूते उतारे, मैंने घास पे पाँव रखा तो वो घास चुभे कांटों की तरह। तो मैंने कहा ये किस किस्म की घास है, अभी चल रहे थे तो मैंने कहा ये तो कांटों की तरह की घास है लिटरली। तो आगे से उन्होंने कहा हाँ तो हर जगह एक जैसी घास तो नहीं होती। उस दिन मुझे जब ये पिछले दिनों पिचेस की ही बात हो रही थी, तो मैंने कहा देखिए घास का टेक्सचर बदल जाता है, वही घास आप एक से दूसरे इलाके में लगाएं तो उसका टेक्सचर फर्क हो जाता है, ज़मीन मुख्तलिफ है, क्लाइमेट डिफरेंट है, हवा किस किस्म की चलती है, नहीं, इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। राइट के रॉन्ग बॉस? बिल्कुल। इतनी मेरी अब अंडरस्टैंडिंग हुई है इतने सालों में कि अगर कंडीशन ही नहीं है, अब जिस तरह हम शो कर रहे हैं, आप लोगों को मैं होस्ट कर रही हूँ, अभी यहाँ एसी ना चल रहा होता, लाइटें ऑफ होती, तो स्वात मिट्टी हमने शो करना था। कंडीशंस हैव टू बी फेवरेबल, या एटलीस्ट ऐसी कंडीशंस जो आप समझ सकते हैं। इन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए कौन से ऐसे लोग हैं जो आप लोगों को लगता है, इंडिविजुअली अपना अपना ओपिनियन दीजिएगा, जो स्क्वाड में रखे हैं अगर वर्ल्ड कप के लिए तो ये अच्छी डिसीजन ली है, और कौन से लोग हैं कि अगर इनको इस बार स्किप करा देते तो बेहतर आइडिया था। किसी को हम बुरा नहीं कह रहे, ये आपका सिर्फ प्रोफेशनल ओपिनियन ले रही हूँ एज प्लेयर्स। सबसे पहले आपसे सर, किसको रखना चाहिए, कि कौन से बहुत अच्छी डिसीजन ली है, और कौन से लोग अगर किसी और को ट्राई कर लेते तो बेहतर था? देखिए अगर मैं बात करूं तो T20 क्रिकेट में जो इस साल का बेस्ट बॉलर हुआ था उसामा मीर, आपने उसको कंसीडर नहीं किया। वो T20 का बेस्ट बॉलर हुआ था, और कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर T20 वर्ल्ड कप हो रहा था तो वर्ल्ड कप में वो बेस्ट बॉलर हुआ PSL में, तो उसको रखना चाहिए था। इब्रार को ना भी रखते तो कोई मसला नहीं था। उसामा जिस तरह का बॉलर था, उसकी जिस तरह की हाइट थी, वो जिस तरह का, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे शादाब से रन बॉलिंग नहीं हुई, आयरलैंड के खिलाफ बॉलिंग नहीं, अगले 2 मैच वो खेला नहीं, तो वहाँ पे आपके पास उसामा मीर होता तो शायद वो मैच खेलता तो आपको फ़ायदा मिलता। और स्पिनर्स, हम सारा फोकस जो है वो फास्ट बॉलिंग पे कर रहे हैं, स्पिनर को देख ही नहीं रहे, क्योंकि देखना चाहिए था। क्योंकि अगर अमेरिका की USA की कंडीशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो डोमिनेट कर रहे हैं वो स्पिनर्स कर रहे हैं, तो हमारा एक स्पिनर रखना चाहिए जो बेस्ट था। उसामा मीर, उसको रखते, इब्रार को ना रखते, उसको चांस देते। उसामा क्योंकि बेस्ट बॉलर हुआ था तो शादाब के साथ उसको रख लेते, शादाब ना खेलता तो वो खेल सकता था, एक राइट अपॉर्चुनिटी। उसके बाद आज़म की बात करें तो आज़म की मैं इसलिए बात करता हूँ, मैं खुद भी विकेट कीपर हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी विकेट कीपिंग की है। विकेट कीपिंग की जो जॉब होती है वो बड़ी टफ होती है,
आपको dangerous सडनली भी होती मूवमेंट है, चाहिए और होती है dangerous भी होती है। डेंजरस तो खैर नहीं होती, हमें तो नहीं लगता, पर देखने वाले को शायद देखने लगता वाले हो। का तो तराई निकला होता है ना, हम दुआई कर रहे थे एनु जोर जोर से बॉल फेंक रहे हैं, विकेट कीपर बच जाए मसलन। देखिए अगर T20 क्रिकेट में आपको और उस तरह सबसे के ज्यादा फिटनेस भी बॉस विकेट कीपर को चाहिए विकेट होती कीपर है। की चाहिए होती है, क्योंकि देखें अगर आजम को वर्ल्ड कप में ना रखते तो उसकी जगह पे एक बैटर्स को रख लेते या ऑलराउंडर रख लेते या कोई भी स्पिनर को ले जाते तो आपको फ़ायदा होता, उसको ना रखते, क्योंकि T20 क्रिकेट जो है ना ये फास्ट क्रिकेट है, इसमें आपको रन तेज लेने पड़ते हैं, आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। सॉरी, आजम की स्किल्स की वनडे बात में कर रहा, तो मैं फिटनेस की मुख्तलिफ बात कर गेम रहा होती है। हूँ जी। मैं स्किल्स की बात, मैं फिटनेस की बात कर रहा हूँ। तो इस फिजिक के साथ कीपिंग करना और बैटिंग करना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आ। देखिए आजम का जो आगे वाला बॉल है ना उसके लिए बड़ा आसान खेलना है, क्योंकि आर्म उसके एक्सटेंड हो जाते हैं, जो बॉडी से अवे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो रन्स करता था। अब यहाँ पे टीमों ने उसके अगेंस्ट प्लान कर लिया, बॉलर्स ने प्लान कर लिया है कि उसकी बॉडी की तरफ बॉल करना है। जब आप बॉडी की तरफ करते हैं उसके आर्म जो है ना उसकी बॉडी के करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से Agility नहीं है उसमें। उसमें उसका वेट ऐसा है, उसको जल्दी मूव नहीं कर सकता, वो जल्दी मूवमेंट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसको बाउंसर करना शुरू हो गए, जिसकी वजह से उससे रन्स नहीं हो रहे। यही देखने को नजर आए। इसको वर्ल्ड कप के बाद देखिए अगर आपने खिलाना है, अगर आपने प्लान करना है ना, तो फिर आपके पास बॉस लेकिन मुझे जो आप बार बार हम फिटनेस की बात कर रहे हैं ना, सॉरी मैं एक ज़रूर गिला यहाँ पे करना चाहूँगी, और मुझे किसी से कोई इशू नहीं है। आपको पता है आई एम अ पाकिस्तानी, आई एम अ फ़ैन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की टीम जो भी जाएगी, चाहे जिस मर्जी को वो रखें, हम उनकी सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम एक्टर्स भी अगर कोई रोल प्ले कर रहे होते हैं, अगर उसमें हमें वेट गेन करना पड़ता है या वेट लूज़ करना पड़ता है, तो हम करते हैं, अपनी फिटनेस को कॉम्प्रोमाइज़ भी कर देते हैं अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए। तो जब आपकी टोटल गेम ही इस फिटनेस की है, तो उसमें तो फिटनेस का इसमें ख्याल देखिए रखना चाहिए। क्रिकेट जितनी दुनिया में खेली जा रही है, ये अब यू कांट सर्वाइव विदाउट फिटनेस। तो मैं वही तो गिला कर रही हूँ ना। आप देखें ना और आजम ना को, आजकल तो इतना मुश्किल भी नहीं है। क्या मुश्किल है मैं आजकल फिट रहना? इस पे इसलिए बात करना चाह रहा हूँ आजम पे। देखें आजम की फिजिक को लेके आपने पाकिस्तान टीम में रखा हुआ है इसको, और बाय द वे हम फैट शेम नहीं कर रहे, मैं ये बात प्लीज क्लियर कर दूं, लेकिन जब आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो फिटनेस इज नेसेसरी। देखें अब फिटनेस पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। देखें आजम को देखते हुए आपने पहले कई क्रिकेटर्स की कैरियर आपने ख़त्म कर दिया अबाउट फॉर फिटनेस। देखें अब्दुल रज़ाक था, ग्रेट ऑलराउंडर था, अबाउट फॉर फिटनेस उसको ड्रॉप कर दिया गया। मोहम्मद यूसुफ ग्रेट बैट्समैन था, उसको आपने ड्रॉप किया। कामरान अकमल को किया, उमर अकमल को किया अबाउट फॉर फिटनेस कि वो फिटनेस टेस्ट पास। मुझे बता दें कि आजम किस तरह फिटनेस टेस्ट पास कर सकता है? ठीक है, गुड क्वेश्चन, ओके, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। तो फिर इसको देखते हुए मुझे लगता है कि शायद उनके साथ ज्यादती हुई है। अगर ये खेल सकता था तो मेरे ख्याल से वो बेटर थे इनसे। बिल्कुल, और बात है कि व्यूअर्स पूरी दुनिया में ऐसे होता है, अगर एक बंदा फिटनेस के मार्क पे नहीं आता तो नेक्स्ट ऑप्शन को रख दिया जाता है। सो बात ये, ही माइट बी अ गुड प्लेयर बट द पॉइंट इज ही इज नॉट फिजिकली फिट टू परफॉर्म राइट नाउ ऑन दैट लेवल। देखिए आप एक जिस्म की मैं अपना बता दूं, अगर मेरा 10-15 पाउंड वजन बढ़ा हुआ होता है जो मेरी नॉर्मल वेट है उससे ज्यादा, तो सीधी बात है इसमें मूवमेंट चेंज हो जाती है, बंदा थकता ज्यादा है। सौर एंड विकेट कीपर की फिटनेस एक्चुअली बाकी सबसे ज्यादा एक सबसे हार्ड ट्रेनिंग विकेट कीपर की होती है। देखें मैं देखें T20 फॉर्मेट वो उसको सेलेक्ट किया है उसमें जिसमें सबसे ज़्यादा T20 क्रिकेट में भागना पड़ता है और तेज फॉर्मेट है, इसमें क्विकली आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। और अच्छा, वो सिलेक्ट करने की उन्होंने वजह भी बताई है। उन्होंने कहा है क्योंकि आजम खान का CPL में जो है वो अच्छा ट्रैक है, बट आई एग्री कि उनकी फिटनेस उस तरह की नहीं है कि आप उनको टीम पाकिस्तान में रखें, बिकॉज आप लोगों ने बहुत से लोगों को ये कहा है कि आपकी फिटनेस नहीं है तो बाय बाय। तो फिर आप एक ऐसे बंदे को नहीं रख सकते जो कि लग रहा है दिखने में कि उनको प्रॉब्लम हो रही है कीपिंग करते हुए, फील्डिंग वो कर नहीं सकते, तो उनका रोल जो है वो टीम में आप रिजवान को फील्डिंग करा रहे हैं, आप उस्मान खान को फील्डिंग करा रहे हैं, बट आप उनसे कीपिंग करा रहे हैं। इट्स नॉट अ हॉलिडे राइट, तो मतलब Exactly. आपका इट्स नॉट लाइक आप एक फैमिली हॉलिडे पे जा रहे हैं, गोइंग टू मतलब आप मुल्क को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। बिल्कुल इज्जत बिस्ती का मामला है। और दूसरा उसामा मीर के लिए भी मैं जरूर बात करना चाहूंगी कि अगर शादाब परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि 2 साल से एक बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा तो आपने उसको, अगर आपने उनको साथ लेके भी जाना था तो आप उसामा को रखते फिर। और फिर वही बात है कि सिलेक्शन हमारी इस तरह की है कि हमने ये देखा कि अच्छा इमाद वसीम क्योंकि CPL में खेलते थे तो उनको हम साथ लेके जा रहे हैं, आजम खान क्योंकि CPL में खेलते थे उनका अच्छा रिकॉर्ड है तो हम लेके जा रहे हैं। शायद सीनियर प्लेयर्स का होना भी जरूरी होता है। देखिए डोमेस्टिक, देखो जान एक बात है, एक्सपीरियंस भी बहुत काउंट करता है। देखिए Exactly. मैं इसकी बात से Mix बिल्कुल and मैं match होना एग्री करता चाहिए। हूं। देखिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत फ़र्क है, बहुत बड़ा गैप है। इन्होंने सब ने, जैसे मैं आजम की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में उसका कोई परफॉर्मेंस नहीं है,
उसकी डोमेस्टिक में है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर डिफरेंट होता है। और जो हम इंटरनेशनल का इतना बड़ा जिन का वाली चीज के अंदर तो हमें बिल्कुल भी जो कहते हैं ना लूज बॉल नहीं करानी चाहिए थी। हाँ, और उसमें एक आपको चीज ना मैं मार्जिन यहाँ बड़ा पे कम और ऐड होता कर है। दूं, हम पीएसएल की बेस पे लड़कों को ले आते हैं टीम में, लेकिन पीएसएल में क्या होता है कि आपके पास वो क्वालिटी बॉलर्स नहीं होते, आपके पास वो क्वालिटी के प्लेयर्स नहीं आते। जब आप खेलेंगे ना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो वो ऑस्ट्रेलिया की फुल फ्लेज टीम है जिसमें हर रोल में जो डिफाइन किया हुआ लड़कों का वो अपने बेहतरीन लड़के हैं वहाँ के। तो आप जब उनके अगेंस्ट खेलेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस पीएसएल वाली आप जस्टिफाई नहीं कर सकते फिर आप इंटरनेशनल में। एक नाम मोहम्मद आमिर, व्हाई हैवंट वी टच्ड हिम एट ऑल? बड़ी देर बाद एक इंटरनेशनल में वापसी हुई है। I'd like your opinion as players and as analysts both. जी बहुत। देखिए, अगर आमिर की और अमाद की बात करूं तो ये बड़ी दोनों देर बाद retire- वापस आए हैं, कुछ कर भी पाएंगे कि नहीं? दोनों ही जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट दे गए थे, सम इश्यूज बोर्ड के साथ थे उनके, तो वो चीज़ें सेटल डाउन हुई थी, उन दोनों ने जो है रिटायरमेंट अपनी रिवर्स की और पाकिस्तान के लिए वो अवेलेबल हो गए। देखिए, आमिर की बात करूं, आमिर एक ऐसा बॉलर है जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, न्यू बॉल के साथ बहुत ही अच्छी बॉलिंग करता है, उसके सामने रन्स करना बैटर्स के लिए मुश्किल होता है। और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद शाहीन को बॉलिंग करवाने के लिए शायद उसको नई बॉलिंग करवाई जा रही, अगर दोनों तरफ से लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर होंगे, क्योंकि पुराने बॉल के साथ आमिर को उस तरह हेल्प नहीं मिलती बॉल के साथ, क्योंकि बॉल थोड़ा नरम हो जाता है, उसकी सीम जो है वो भी थोड़ी नरम हो जाती है, जिसकी वजह से उसको उस तरह स्विंग नहीं मिलता। अगर शाहीन अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अच्छा स्विंग हो रहा है, क्योंकि इन कंडीशन में फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट रन्स करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑकवर्ड बाउंस हो जाता है, आपको गुड लेंथ वाला भी आपके हेलमेट के पास से चला जाता है। अच्छा, और आमिर उसके की बाद अगर आमिर की हम बात करें ना, तो सबसे पहले जो मेरा ओपिनियन है कि अगर एक बंदा छोड़ के चला गया ना, आपको उसको वापस इतने सालों के बाद नहीं बुलाना चाहिए। लेकिन चलें, अब जो भी हुआ वो हो गया है और आपने वापस बुला लिया है ऊपर से, क्योंकि जहाँ डबल प्रेशर है, अगला बाइज्जत अंदाज में बरी हो गया, उसने कहा ओके खुदाफिज, आई एम नाउ डन। आपने अगले को बुला लिया, बहुत अच्छा किया, वंडरफुल, आपने बुला लिया, लेकिन बात यह है कि अब वो बंदा डबल प्रेशर में वापस आएगा, या तो उसी पीक पे जिस पे वो छोड़ के गया था वो परफॉर्म करे, या उससे बेहतर। अगर वो उससे जरा सा भी कम परफॉर्म करता है तो पब्लिक पिसती है। देखिए, इसमें he is not a new player, उसमें कोई दो राय नहीं है, ही इज अ वंडरफुल बॉलर। लेकिन जब आप इतनी देर तक इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहते हैं और फिर आपने नहीं आदत रहती भाई, फिर आपने हम मॉर्निंग नहीं, शो पर- हफ्ता नहीं करते और उसकी रिकॉर्डिंग नहीं, चलती है, तो शो वापस करने में मसला होता है, तो ये तो फिजिकल गेम है। आमिर और और हमाद की कंडीशंस बात फर्क है। करूं, आमिर और हमाद की बात करूं, ये दोनों दुनिया में हर जगह क्रिकेट खेल रहे थे। ये रिटायरमेंट के बाद ये नहीं कि ये घर पे बैठ गए थे, ये दुनिया में सारी लीग्स खेल रहे थे, इनकी परफॉर्मेंस है, इसी वजह से इनको बॉस, लेकिन कमबैक। एक सेकंड मैं वही बात कह रही थी देखो, कि एक वो सेकंड, लीग्स एक वाले आपकी इंटरनेशनल टीम होती है, बिल्कुल मुख्तलिफ एक चीज़ आपकी है। टीम होती है, उस टीम के साथ आपका कंफर्ट जोन होता है। अगेन एज एन एक्टर मैं आपको जो होस्ट बताती हूँ, मेरी आप मॉर्निंग शो की टीम एक दिन के लिए चेंज कर दें, मेरा दिमाग उड़ जाएगा एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट वीक 10 डेज। ये एक नेचुरल बात है। सो एक कॉमराडरी होती है, एक टीम वर्क होता है। खैर, जुगन एक चीज ये भी होती है कि आपने उसी कैप्टन के अगेंस्ट बैठ के बातें भी की होती हैं, तो फिर वो इंसान है, सब रोबोट नहीं है बाबर आजम, तो इंसान है, फीलिंग्स ये है एक बड़ा उसकी, वैलिड बस। पॉइंट है कि वो अगर अंदर इस मामले में और इस किस्म की सर्कमस्टांस में फूट पड़ जाए तो स्यापा पड़ जाएगा। खैर, अल्लाह खैर करेगा। आप दोनों की विशेस लेनी है हमारे आज के मैच की, तो प्लीज हमारे व्यूअर्स को देखें, आज के मैच की बात करें तो पहला मैच है पाकिस्तान के, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, तो मेरी दुआएं हैं, पूरे पाकिस्तान की दुआएं हैं कि पहला मैच जो है पाकिस्तान जीते, किसी भी टूर्नामेंट का पहला मैच, और ये वर्ल्ड कप का मैच है, तो पाकिस्तान जो है वो पहला मैच जीते, और दुआ हम करेंगे कि सारे जितने भी प्लेयर जो भी खेले वो परफॉर्म करे और पाकिस्तान के लिए आज का मैच जीत के दे। आई वुड नॉट मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को बहुत इजीली जीतना चाहिए यूएसए से, ऑल दो कंडीशंस उनकी अपनी हैं, बट इट्स यूएसए आफ्टर ऑल, क्या क्या ही कर लेंगे। नहीं, जब मैंने ये बात की शुरू में तो बिल्कुल ही मुझे इन दोनों ने कहा चबा तेनू नहीं पता, उन दोनों ये यूएस इज नॉट सच अ बिग डील, एक पासे दी हो जाए, इसमें एक पासे दी हो जाए, वरना जिस देखिए, चैनल अब पे मैं तुम बात कर रही हो ना अपनी ट्रांसमिशन, उधर आके मैंने कान पकड़ना है। अब मैं करी हूँ दिल की बात, उधर मेरी मैं रसाई है, चाहती उधर हूँ- मेरी रसाई है। बिल्कुल, आपका घर का चैनल है। जी, सो आप बाज आ जाएं। मैं अब अब करी पूरा हूँ दिल लड़के की तो बात। साजिश सियासी बयान दे दिया पाकिस्तान। मैं यही आपको कह रही हूँ, पहले लड़की थी ठीक दिमाग नहीं की बातें, अब है दिल की बात। मैं चाहती हूँ कि मेरी टीम बहुत अच्छा करे, और जिस तरह इंडिया ने आयरलैंड को जो है वो हराया है, कल 12 ओवर्स में उन्होंने रन चेज कर लिया, तो मैं चाहती हूँ पाकिस्तान टीम भी इसी तरह से बहुत अच्छा करे
और इनकी जो कैंपेन है उसका आगाज़ बहुत अच्छा हो, ताकि 9 जून जो है ना वो हमारे लिए थोड़ा अच्छा, आसान हो जाए। मुझे भी एक सवाल पूछना है, पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बैटिंग करेगा कि बॉलिंग करेगा? इसके ऊपर हमने फिर अपने शो को क्लोज करना है, बैटिंग की बॉलिंग हम चूज, ये मैं ये नहीं कहनी कि उनको करना क्या मैं चाहिए। बताऊं? एक सेकंड, आपने वो करेंगे क्या, ये नहीं कहा कि करना क्या चाहिए, मुझे करेंगे क्या। करेंगे क्या? अब बारिश का मौसम है, शायद कुछ दिन पहले की फोरकास्ट है, बट मुझे लगता है अगर पाकिस्तान जीता तो अपनी स्ट्रेंथ पे जाए, बॉलिंग कर लें। आप क्या कहेंगे सर? मुझे लगता है कि जिस तरह कल मैच इंडिया ने टॉस जीत के, हालांकि बहुत बड़ी बैटिंग थी उनकी, तो उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी टॉस जीत के पहले बॉलिंग ही चले करेगा। एक चीज पे तो हमारा अल्लाह का शुक्र है कि शो के एंड में कहीं ये दोनों पास से किसी बात पे मुझे तो लगता है माने कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेगा पाकिस्तान। बॉलिंग करेंगे। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि मैच बहुत इजी होगा, जल्दी होगा, खत्म हो जाना है और पाकिस्तान ने जीत जाना है। ये मेरी एक ख्वाहिश भी है और मेरी एक दुआ भी है। मैं भी एक पेशेंट गोइंग कर दूं, अगर पाकिस्तान टॉस हार जाता है तो वो अगर पहले बैटिंग करेगा तो फिर इतना आसान नहीं होगा रन्स करना। तो मुझे लगता है कि टॉस भी ज़्यादा जो है ना वो, जिंदगी में कभी कोई अच्छी बात भी मुंह से निकाल लिया करें। इसी नोट पे हम आज शो क्लोज करें, ये लोग ही ठीक नहीं है। खुदा हाफिज़। नहीं मुझे लगता है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह मैच जीतेगा।